हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक वन शॉट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो फैन फिक्शन का नाम है लॉस्ट लव। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए हम शुरू करते हैं फंक्शन एफ लॉस्ट लव का पार्ट। ये वन शॉट होगा तो ये पार्ट नहीं होगा, एक ही पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है वीजिंग को। वीजिंग हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी जिसमें उसे पता चला था कि अब उसके पास ज़्यादा मंथ नहीं है। वीजिंग को एक ब्रेन ट्यूमर है और जिसकी वजह से वो कुछ ही मंथ जिंदा रह पाएगा। और ये देखने के बाद वो बहुत दुखी था। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है अपने हस्बैंड शू यांग को। वी जिंग और शू यांग की शादी आज से 2 साल पहले हुई थी, बट शू यांग ने कभी भी वी जिंग से प्यार नहीं किया और वो तो उससे देखता तक नहीं है। और यही सब हो जाने के बाद वी जिंग ने फिर भी उसकी टेक केयर की। ये हर कोशिश की कि उसका हस्बैंड शू यांग उसे पसंद कर सके, उसे प्यार कर सके, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो एक बार भी वी जिंग से प्यार कर ही नहीं पाया। शायद कहीं ना कहीं वी जिंग के ही प्यार में कमी रह गई थी कि उसे आज तक अपने हस्बैंड का प्यार नहीं मिला। वी जिंग एक ओमेगा था और उसकी शादी एक अरेंज मैरिज हुई थी, बट वी जिंग ने फिर भी अपनी इस अरेंज मैरिज को एक्सेप्ट किया। उसने सब चीज़ें मानी और शादी कर ली। उसे लगा था कि चलो शादी के बाद ठीक हो जाएगा, उसका हस्बैंड होगा, एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। पर शादी के दिन ही उसके हस्बैंड ने उसे बोल दिया कि वो उससे नहीं तो प्यार करता है और ना ही वो उसे अपने लाइफ में चाहता है। वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे तो सही, बट उनके बीच में कोई वैसा रिलेशन नहीं होगा। जिसके बाद वी जिंग ने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया और सोचा कि वक्त के साथ प्यार हो ही जाता है, जिसकी उसकी फैमिली बोलती है। इसीलिए वी जिंग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। बस उसका अल्फा हस्बैंड जो शू यांग था वो कभी वी जिंग को प्यार कर ही नहीं पाया। और ऐसे ही 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में वी जिंग ने बहुत ज़्यादा केयर की शू यांग की। उसकी हर एक चीज़ करता था उसके लिए। पर शू यांग ने कभी भी वी जिंग की उन चीज़ों की कदर ही नहीं की। ऐसा नहीं था कि शू यांग के दिल में कोई और थी, नहीं, उसके दिल में कोई और नहीं थी। ये बोलें कि ये झूठ था। हाँ, वो किसी से प्यार करता था और वो लड़की पहले उसे छोड़ के चली गई थी। और जब उसके बाद उसकी वी जिंग से शादी हुई तो उसका प्यार से भरोसा उठ गया और उसने वी जिंग को अपने आप से दूर कर दिया। और अब यही हो रहा है। वी जिंग हॉस्पिटल से बाहर आता है एंड वो अपने घर आता है। घर आने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और उन रिपोर्टों को देखने के बाद वी जिंग कॉल करता है अपने हस्बैंड शू यांग को। शू यांग वी का कॉल पिक करता है जो कि अपने ऑफिस में था। वो कॉल पिक करके बोलता है, हेलो, क्या हुआ? वी जिंग बोलता है, मुझे मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वी जिंग अपने हस्बैंड को बताना चाहता था कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके पास सिर्फ ओनली 2 ही मंथ है। शायद तक उसके बाद शायद वो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं शू यांग है, कहीं ना कहीं क्या पता वो बदल जाए। बट शू यांग तो विंग का कॉल जैसे पिक करता है, बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, समझ आया, और मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मुझे जाना है। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। वी जिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं कि उसका लास्ट टाइम आ चुका है। 2 मंथ के बाद शायद वो जिंदा भी न रही, बट उसके हस्बैंड को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। वी जिंग को बहुत बुरा लगता है और बस वो सोच लेता है अब बहुत हो गया ऐसे घुट घुट के जीना, अब वो ऐसे नहीं जिएगा, बिल्कुल भी नहीं जिएगा। और वो तुरंत ही उठता है, अपने रूम में जाता है। शू यांग और वी जिंग एक अलग ही अपने घर में रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बट वी जिंग घर का सारा काम खुद से करता है। उसके लिए चाहे शू यांग के लिए खाना बनाना हो, चाहे उसके कपड़ों को प्रेस करना हो, हर एक काम वी जिंग करता है। बट वी जिंग अब थक गया था, नहीं, बहुत हो गया। अब उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसे शू यांग को इस रिश्ते से आज़ाद कर देना चाहिए और अपने आप को भी उसे अपने आप के साथ ही इन टाइम को बिताना चाहिए। इसके बाद फिर वी जिंग चुपचाप करके वहाँ से अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद वी जिंग अपना सामान देखता है। उसका जो भी सामान था सिर्फ ओनली वही वो पैक करता है अपने एक बैग में, और उसके बाद बाहर आता है और अपनी वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी डाल लेता है। और उसके बाद वो सामान को एक साइड में रखता है। हम इवनिंग का सीन देखते हैं। वी जिंग खाना वगैरह प्रिपेयर कर चुका था। आज लास्ट टाइम था जब उसने अपने सारे खाने को प्रिपेयर कर दिया था।
वीइंग सब कुछ प्रिपेयर कर देता है एंड फिर वो आता है और खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद शू यंग अपने बैग्स के साथ अंदर आता है और उसके सर्वेंट आकर उसका बैग वगैरह लेकर चले जाते हैं। वीइंग देखता है शू यंग को और बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शू यंग बोलता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हटो मेरे सामने से। ये बोलकर वीइंग को शू यंग साइड कर देता है। वीइंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो वेट करता है। थोड़ी ही देर के बाद शू यंग वापस आता है फ्रेश अप होके। वीइंग बोलता है, चलो डिवोर्स लेते हैं। ये सुनते ही शू यंग शॉकिंग आई से वीइंग को देखता है और बोलता है, व्हाट, क्या कहा तुमने? वीइंग बोलता है, मैंने कहा चलो डिवोर्स लेते हैं, ओके। ये रहे डिवोर्स पेपर। एंड ये बोलकर वीइंग शू यंग के सामने डिवोर्स पेपर फेंक कर मारता है। शू यंग बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हाँ? लगता है बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में यही सब आइडियाज आते हैं, है ना? वीइंग बोलता है, मैंने कहा मुझे डिवोर्स चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से अपना बैग लेकर चला जाता है। शो यांग भी इनको जाते हुए देखता है और बोलता, हाँ जाएगा मुझे डिवोर्स देके। इसको लगता है ये कहीं जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नहीं जाएगा। मेरे जैसे रिच पर्सन से शादी करने के बाद कहाँ जा सकता है? ये अपने आप आ जाएगा जब इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो चुपचाप करके बस अपने रूम में जाता है एंड थोड़ी देर वेट करता है, थोड़ा आराम करता है और सोचता है कि वो अपने आप आ जाएगा। सेविकिंग की कोई फिक्र नहीं होती। वो चुपचाप जाता है, आराम से जाकर बैठ जाता है एंड खाना वगैरह खा के मस्त सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। शू यांग उठता है। उठने के बाद वो फ्रेश अप होता है, अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है और बाहर आता है। सर्वेंट्स खाना लगा देते हैं। शू यंग जैसे खाना खाता है वो बोलता है, ये क्या बकवास खाना है, हाँ? तो ये सुनने के बाद जो सर्वेंट था वो बोलता है कि हमें माफ़ करिएगा मास्टर, वो खाना खाना तो सही है। वो बोलता, व्हाट, खाना सही है? कैसा है ये टेस्ट? हाँ, ये डेली के खाने से बिल्कुल अलग है। ये सुनने के बाद वो शेफ़ जो वहाँ पर था वो बोलता है, सर माफ़ करिएगा, वो रोज़ाना वीजिंग सर ही खाना बनाते हैं, बट आज कल से वो वापस ही नहीं आए हैं, जब से वो आपको छोड़ के गए हैं डिवोर्स पेपर दे के। शू यंग बोलता, व्हाट? तो सर्वेंट आकर बताते कि हाँ प्लीज़ सर, सर को ले आइए वापस। वो घर छोड़ के चले गए हैं और वो वापस भी नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है, चला गया तो मैं क्या करूं? खुद ब खुद आ जाएगा थक के खाकर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो उठ जाता है एंड वो खाने को देखता है और बोलता है, व्हाट, क्या वीजिंग बनाता था? खाना अच्छा था? हाँ, ये पहली बार था जब उसने कुछ अच्छा सोचा हो वीजिंग के लिए। फिर वो वहाँ से उठता है और उठने के बाद अपना बैग लेके अपने ऑफिस चला जाता है। उसे कोई मतलब नहीं था वीइंग कहाँ गया है, वो कहाँ चला गया, पूरी रात भर वो घर नहीं लौटा, उसे मतलब ही नहीं था। तो वो इग्नोर करता है इन सब चीज़ों को और अपने ऑफिस आता है। ऑफिस आकर नॉर्मली अपना काम करना शुरू कर देता है। इवनिंग तक वो अपना सारा काम कंप्लीट करता है। काम कंप्लीट हो जाने के बाद उसका फ़ोन रिंग करता है। शो यंग अपना फ़ोन देखता है तो कॉल उसके फ्रेंड्स का था। वो तुरंत ही कॉल पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, शो यंग क्या करे हो, चलो एक काम करते हैं, पार्टी करते हैं, आ जाओ क्लब में। ये सुनने के बाद शो यंग बोलता है, ठीक है आ रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन रखता है एंड इसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से अपनी कार में निकल जाता है क्लब के लिए। थोड़ी ही देर के बाद वो क्लब पहुँच जाता है। क्लब में पहुँचने के बाद वो कार से बाहर निकलता है और उसके बाद जाता है क्लब के अंदर और जाकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है और नॉर्मली से भी ड्रिंक करने लगते हैं। शू यंग चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था और ड्रिंक कर रहा था। वहीं नॉर्मली लोग बातें कर रहे थे, तभी उनमें से एक फ्रेंड बोलता है कि ओह क्या बात है, वैसे आज तुम्हारी उस वाइफ तुम्हारी जो ओमी का हस्बैंड है उसने तुम्हें कॉल नहीं किया, क्या बात है, आज तुम्हें परेशान नहीं करेगा वो? ये बोलकर वो चिढ़ाने लगते हैं शू यांग को और उसे नॉर्मली बस टीज करने लगते हैं। तभी शू यांग ये सब सुनने के बाद गुस्सा होता है और बोलता है, वो मुझे छोड़ के जा चुका है अपने घर। ये सुनने के बाद उसमें से एक फ्रेंड बोलता है, व्हाट, क्या कहा तुमने, अपने घर जा चुका है? शू यांग तुम्हें लगता है वो अपने घर जाएगा? याद मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या तुम्हें पता नहीं है आज से 1 साल पहले जब शू यांग के पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब उसके जो अंकल आंटी थे, हाँ आई थिंक मुझे यहाँ तक याद है, उन्होंने उनका वो घर छीन लिया था उनसे और वो केस भी हार गया था। आई थिंक, क्या तुम्हें पता नहीं है वो अपने घर कैसे जा सकता है? उसका जो भाई है, जो चैंग है, यानी कि जिसे अडॉप्ट किया गया था, वो उसी के साथ रहता है एंड उसकी शीजे वो भी। एंड वो शायद एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है वो साथ में रहते हैं एक अपार्टमेंट में। बस नॉर्मली जो उनका घर था वो तो सेल हो चुका है बहुत टाइम पहले ही, तुम्हें पता नहीं था? ये सुनकर शुजांग बोलता है, व्हाट, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, यार तुम्हें पता भी नहीं है, मुझे लगा तुम्हें पता होगा एंड वियिंग ने तुम्हें बताया होगा।
चलो कोई बात नहीं। एंड हम देखते हैं यहाँ से शू यांग बोलता है मुझे घर जाना है। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं व्हाट, घर जाना है, बट अभी तो तू आया है। शू यांग बोलता है नहीं मुझे जाना है, और ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वो तुरंत आता है और उसके बाद अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है क्या वी यिंग का पुराना घर बिक चुका है। ये सब सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलता है जी हाँ, ये तो बहुत साल पहले हुआ था सर, आई थिंक 1.5 साल पहले या शायद 1 साल पहले, इतना ही मुझे याद है। उन्होंने मुझे भी बात की थी एंड मैंने आपसे कहा था कि विंग सर का कॉल आ रहा है, एंड उन्होंने आपको भी कॉल किया था, तो आपने ये बोल के फ़ोन कट कर दिया था कि आप बिज़ी हैं। क्या कुछ हुआ है? ये सब सुनने के बाद वो बोलता है व्हाट, नहीं कुछ नहीं हुआ। एंड फिर वो जाने लगता है वहाँ से। फिर वो अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद वो बैठ जाता है और बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, तभी जो शुयंग था उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन नंबर देखता है और ये विंग का कॉल था। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही देखता है फ़ोन को और बोलता है हाँ मैंने कहा था ना ये कहीं नहीं जा सकता। ये इतने अमीर इंसान को छोड़ के जाएगा भी कहाँ, देखो इसने कॉल कर दिया ना मुझे। ये बोलकर वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो वियिंग था वो नहीं था, बल्कि उसकी वजह जियांग चैंग था। जियांग चैंग बोलता है अब जब डिवोर्स मेरे भाई ने तुम्हें देने के बारे में सोच ही लिया है और डिवोर्स पेपर पे साइन करके तुम्हें दे ही दिए हैं, तो मेरे भाई को डिवोर्स दे दो। और तुम उसे कितने पैसे पे करने वाले हो डिवोर्स के बदले में, ये भी मुझे बता दो। ये सुनने के बाद वो बोलता व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम। तो जियांग चैंग बोलता हाँ सही कहा मैंने, और मैं वही बोल रहा हूँ जो बिल्कुल सही है। मुझे बताओ तुम पेपर पर साइन करके डिवोर्स फाइल कब करने वाले हो, और उसके बाद तुम जल्दी से ये पैसे भी वापस करो, हमें पैसे की ज़रूरत है। ये सब सुनने के बाद श्रेया को गुस्सा आता है और वो बोलता है ओ, अगर इतने ही पैसे की ज़रूरत है तुम्हें, डिवोर्स वाली तुम्हें वो पैसे चाहिए, तो फिर उसे बोलो मेरे पास आए और मुझसे गिड़गिड़ा कर पैसे मांगे, उसके बाद मैं दूंगा। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। शू यांग बोलता है हाँ मैंने कहा था कि वो एक नंबर का लालची इंसान है, देखो उसने पैसों के लिए कर ही दिया ना मुझे कॉल। खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आकर पैसे मांग सके, और अब देखो कैसे कॉल करवा रहा है अपने भाई से। हाँ, उससे ज़्यादा मैंने घटिया ओमेगा आज तक नहीं देखा। और उसके बाद वो तुरंत ही अपना फ़ोन फेंक देता है और बोलता है जब तक वो आएगा नहीं तब तक मैं उसे पैसे भी नहीं दूंगा। वहीं दूसरी ओर हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग एक रूम में था और वो लेटा हुआ था। ये कोई नॉर्मल रूम, वीजिंग एक रूम में लेटा हुआ था और ये कोई नॉर्मल रूम नहीं था, ये एक हॉस्पिटल का रूम था, जहाँ पर वो अपनी स्लोली आइज़ ओपन करता है और देखता है अपने सामने तो जियांग चैंग वीजिंग के पास बैठा हुआ था और थोड़ी ही दूरी पर यानली थी जो वीजिंग के लिए कुछ फ्रूट्स कट कर रही थी। वीजिंग बोलता है चैंग तो तुम ठीक हो। चैंग चैंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ वीजिंग, बट मुझे एक बात बताओ तुम, हाँ ये तुम्हारा हस्बैंड कितना घटिया है, जो तुम्हें डिवोर्स देने के बाद भी तुम्हें पे क्यों नहीं कर रहा। अगर वो तुम्हें पे कर देता तो शायद हम तुम्हें बचा सकते थे। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अब पीसफुली मरना है, बहुत हो गया, मैंने बहुत अपनी लाइफ में सफ़र कर लिया। ये सब सुनने के बाद जो जियांग चैंग था वो बोलता है नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते वीजिंग, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, तुम चले गए तो मेरा और शीजे का क्या होगा। हाँ, हम तीनों ही हैं बस एक दूसरे के लिए, नहीं मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। वीजिंग तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। वीजिंग बोलता है चैंग ये बात सच है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मेरे जाने के बाद तुम और शीजे अच्छे से रहना। ये सुनने के बाद वो बोलते चुप करो, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ वीजिंग, हर बार ऐसी ही चीज़ें क्यों बोलते हो तुम, तुम्हें पता है ना मैं और शीजे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। हाँ, फिर भी तुम ऐसी घटिया बातें करते हो। वीजिंग बोलता है इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी हालत डे बाई डे खराब होती जा रही है और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं चला जाऊंगा, और वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सर्जरी होनी थी वो डिले हो चुकी है और टाइम भी गुजर चुका है, और हमारे पास नहीं तो इतने पैसे हैं कि जिसके बाद तुम मुझे बचा सको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम खुश रहना। ये बोलकर वो जियांग चैंग को देखता है। जियांग चैंग रोने लगता है और यानली भी आती और बोलते चुप करो तुम। हाँ, तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं बात करूंगी उससे। फीजिंग बोलता नहीं नहीं चीज़ें कोई बात नहीं करेगा उससे, मैं ठीक हूँ, मुझे मुझे किसी से कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना। सीजे मैं बस पीसफुली मरना चाहता हूँ अब, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्लीज़ सीजे मेरी इतनी बात को मान लो। मैं नहीं चाहता कि अब कोई और प्रॉब्लम हो, सब खुशी से रहेंगे हम, जितना टाइम भी मेरे पास है उतने टाइम में। यह सुनने के बाद यानली वो खुद भी रोने लगती है। वो अपने भाई को ऐसे जाने हुए नहीं देख सकती थी, बिल्कुल नहीं। उसे रोना आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि कैसे, हाँ वो इतने बेबस हो गए। उनके मॉम डैड के जाने के बाद हर किसी ने उन्हें बस जलील ही किया है, और अब उनके पास कोई इंसान नहीं है ऐसा जो उनकी हेल्प कर सके। उन्हें अपने भाई वियिंग को बचाना था, बट वो कैसे बचाते। तभी हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वो सभी वहीं पे सो जाते हैं, वियिंग को शांत वगैरह करा के खाना वगैरह खिला के।
नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। शू यंग उठता है। उठने के बाद वो रेडी होता है और रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी उसका असिस्टेंट आके बोलता है कि सर आपने मुझे बुलाया। शू यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे फ़ोन आया था वी जिंग, आई मीन उसके कॉल से, उसी के नंबर से फ़ोन किया था जियांग जंग ने, वी के भाई ने, और उसने मुझे हाँ डिवोर्स में जो पैसे होते हैं वो मतलब मांगे हैं, तो इसीलिए मैं उसे पैसे देना नहीं चाहता हूँ और मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है। अगर उसे पैसे चाहिए तो वो आके मुझे क्यों नहीं मांगता है, उसे भीख ही चाहिए। तो हमेशा से वो पैसों का लालची था। मैंने कितनी सारी चीज़ें उसे दी और अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो वो मेरा ब्लैक कार्ड यूज़ कर सकता था जो मैंने उसे दिया था, और मैंने उसे कितने महंगे महंगे गिफ्ट दिए हैं जो कि मिलियंस के हैं। हाँ, और ये सब सुनने के बाद सेक्रेटरी बोलता है कि सर आपने जितने भी गिफ्ट्स सर को दिए हैं वो उनके पास नहीं है, ना ही तो वो उन्हें लेके गए हैं। आप उनके रूम में जाइए तो आपको दिख जाएंगे कि सारे के सारे गिफ्ट्स वहीं पर रखे हुए हैं, और आपका ब्लैक कार्ड जो आपने उन्हें दिया था वो तो मुझे सर ने वापस कर दिया था तभी के तभी। उनके पास कुछ भी नहीं है आपका। जब वो गए थे तो वो कुछ नहीं लेके गए, अपनी सिंगल एक चीज़ तक नहीं लेके गए हैं वो, बस जो जो सामान उनका था वो वही लेके गए हैं। उसके अलावा उन्होंने आपकी एक भी चीज़ को नहीं छुआ। आप घर जाकर देख सकते हैं। और ये रहा सर आपका ब्लैक कार्ड जो उन्होंने मुझे बहुत टाइम पहले से ही दे दिया था। ये बोलकर वो सेक्रेटरी देता है और बोलता है सर वैसे मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ सर, वो इतने टाइम से वहाँ पर रहे हैं, वो बहुत बार आपके लिए खाना बना के लेके आते थे, और इतने टाइम तक उन्हें ऑब्जर्व करने के साथ साथ मुझे अच्छे से पता चल गया है कि वो कितने अच्छे हैं। सर मुझे लगता है कि आपको उन्हें पेमेंट, आई मीन जो वो पैसे मांग रहे हैं उन्हें दे देने चाहिए थे। हो सकता है उन्हें ज़रूरत हो इस चीज़ की, या उन्हें प्रॉब्लम हो किसी बात की, तो प्लीज़ सर आप उन्हें दे दीजिए पैसे, ऐसा मत करिए। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन को गुस्सा, आई मीन जो शुयांग था उसे गुस्सा आता है और बोलता है ओह तो अब तुम मुझे बताओगे हाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जो मुझे करना है वो मैं अपने अपने आप कर लूँगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर शू यांग देखता है अपनी सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है माफ़ करिएगा सर, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एंड ये देखने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है क्या सच में? आई मीन हम कभी भी पार्टी में जाते थे तो मैं कुछ भी उसके लिए ले आता था और अपनी सेक्रेटरी को बोलता था एक्सपेंसिव लेके आना कुछ भी, क्योंकि कभी पार्टी वगैरह में जाना होता है तो कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें होनी चाहिए, इसीलिए मैं उसे काफ़ी सारी चीज़ें देता था। क्या वो गिफ्ट्स वहीं पे हैं? शू यांग तुरंत ही अपना कोट पहनता है और बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके जैसे पैसों का लालची इंसान जो मुझसे शादी तक कर सकता है, नहीं ये जानते हुए कि मैं किसी और को पसंद करता था, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा अपने घर आता है। घर आने के बाद वो तुरंत ही बीजिंग के रूम में जाता है एंड डोर ओपन करके अंदर आता है, और वो साइड में जाता है और एक जो बोल सकते हैं चेंजिंग रूम था उसे ओपन करता है। और जैसे वो ओपन करके अंदर आता है वो देखता है तो वहाँ पर ढेर सारी चीज़ें थी जो कि गोल्ड की एंड रिंग्स वगैरह जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें थी वो सब थी जिनकी कीमत मिलियंस में थी, बट वो वहीं पर वैसी की वैसी रखी हुई थी। उन्हें देखने के बाद लग रहा था कि जैसे उन्हें हाथ तक नहीं लगाया गया होगा। ये सब देखने के बाद शू यांग बोलता व्हाट, अगर वो ये सब नहीं कर रहा था, पैसे उसे नहीं चाहिए थे, तो तो वो सब क्या है? हाँ, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शू यांग सोचने लगता है कि कैसे वी यिंग उसके लिए ऑफिस में भी खाना लेके आता था, और उसे याद है जब पहली बार उसने वी यिंग के हाथ का खाना खाया था तो वो खराब था, मतलब इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, तो शू यांग ने वो सारा खाना फेंक दिया था और उसके बाद वी यिंग की इंसल्ट की थी। और उसके बाद से ही जैसे जैसे वो खाना बनाता गया वी यिंग की सारी स्किल्स इंप्रूव होती गई और वो अच्छा शेफ बनने लगा, यानी कि वो मतलब हर एक चीज़ परफेक्टली करने लगा। उसे याद है जब वो ऑफिस जाता था तब वी यिंग उसके लिए क्या कुछ नहीं लेके आता था, उसके लिए खाना भी लेके आता था, हर एक चीज़ करता था। शू यांग को धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें याद आती हैं और बोलती हैं ये मैंने क्या कर दिया? हाँ, मैंने मैंने ऐसे इंसान को हर्ट कर दिया। हाँ, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। वो मुझे माफ़ कर देगा ना? हाँ, वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं तो उसका हस्बैंड हूँ, है ना? हाँ, और वो वापस आ जाएगा मेरे पास। हाँ, मेरे पास वापस आ जाएगा। क्या ये सही है? हाँ, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और उसका दिमाग खराब होने लगता है। तभी उसका शेफ आकर उसे बताता है कि सर आप खाना खा लीजिए। शू यांग गुस्से में आकर बैठ जाता है, बट उसे भूख भी लगी थी तो वो खाना खाने लगता है। खाना हो जाने के बाद वो जाने लगता है, तभी शेफ बोलता है कि सर प्लीज़ आप सर को वापस ले आइए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये सुनने के बाद शू यांग उसे देखता और बोलता जाओ यहाँ से। वो शेफ वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से लगभग 2 घंटे बाद का सीन। जो शू यांग था वो बैठा हुआ था अपने रूम के अंदर एंड वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, और वो नशे में पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था, और वो बार बार बस विकिंग का नाम ले रहा था और बोल रहा था प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो मुझे, और बस ऐसे ही चिल्लाया जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद शू यांग पूरी तरह से ड्रंक होकर वहीं फ्लोर पे नीचे सो जाता है। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं।
हॉस्पिटल के अंदर वीजिंग की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जो उसके मतलब सिर के अंदर ब्रेन ट्यूमर था वो और भी ज़्यादा अब बूस्ट करने लगता है। वीजिंग की बहुत हालत ख़राब हो जाती है एंड डॉक्टर बोलते हैं हमें इनका तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा, और ये बोलकर वो वीजिंग को लेके चले जाते हैं। वीजिंग शायद ही अब बच पाएगा कहीं, और 4 घंटे तक वीजिंग का ऑपरेशन चलता है। 4 घंटे के बाद डॉक्टर आता है और अपना सर नीचे कर लेता है। जैंग चैंग बोलता है डॉक्टर प्लीज़ मुझे 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 बताइए, हाँ मेरे भाई ठीक तो है ना। डॉक्टर नाम में अपना सिर हिलाते हैं और वो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा बट हम उन्हें, और ये बोलकर बस वो वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चैंग और यान ली पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो रोने लगते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। शुयांग उठता है और उठने के बाद वो बोलता है मैं क्या करूं, मैं उसे कैसे ढूंढूं। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और पता लगाने के लिए बोल देता है वीजिंग के बारे में कि आखिरकार वीजिंग कहाँ पर है। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग 4 घंटे का सीन। शुयांग अपने ऑफिस में था और वो अपने काम को कर रहा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। शुयांग अपना फ़ोन देखता है और कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से शुयांग का सेक्रेटरी बोलता है कि सर हमें पता चल गया कि वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो बोलता है व्हाट, कहाँ पर है। तो वो उसे एड्रेस बता देता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ मैंने कहा था ना वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। हाँ हाँ मैं भी जाता हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ घर। उसकी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे छोड़ के जाने की, नहीं जा सकता वो बिल्कुल भी। और ये बोलकर वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है वीजिंग को लाने के लिए। हम दूसरी ओर देखते हैं एक कब्रिस्तान का सीन, या वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए थे। सबने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। जियांग चैंग और यानली भी वहाँ पर थे और सामने या वीजिंग को दफनाया जा रहा था। वीजिंग की डेथ हो चुकी थी और सब चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था एंड तभी हम देखते हैं शू यांग की एंट्री होती है और बोलता है व्हाट, ये कौन सी जगह है, हाँ ये क्या हो रहा है। वो अंदर जाकर देखता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है। एंड ये सुनते ही सभी जो वहाँ पर लोग आए हुए थे वो देखते हैं पलट कर। एंड तभी उसकी नज़र जाती है वहाँ पर एक कॉफिन पर जिस पर अभी उसे दफना दिया गया था और उस पर फोटो लगी हुई थी वीजिंग की। ये सब सुन देखने के बाद वो बोलता है ये सब क्या है, हाँ ये वीजिंग वीजिंग, हाँ ये क्या बकवास है। चैंग चैंग आता है और उसके फेस पर एक स्लैप मारता है और बोलता है तुम्हारी वजह से मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमें छोड़कर चला गया। क्या करने के लिए आए हो तुम, हाँ क्या करने के लिए आए। जैंग चैंग बहुत ही जोर से चिल्लाता है शुयांग पर। शुयांग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं जा सकता, ये सब झूठ है। बोलते ये झूठ है। शुयांग की बातें सुनकर जियांग चैंग हंसता है और बोलता है "हाँ, तुम्हें झूठ लग रहा है, हाँ बट यही सच है, वो जा चुका है। शुयांग बोलता है झूठा ये सब, और ये बोलकर वो उसके ऊपर से जो मिट्टी वगैरह थी वो हटाने लगता है। और ये देखकर जियांग चैंग और यान ली दोनों गुस्सा करते हैं और शुयांग को दूर करते हैं और बोलते दूर रहो मेरे भाई से। अगर यकीन नहीं है तो ये देखो उसका डेथ सर्टिफिकेट। ये देखने के बाद जो शुयांग था वो नीचे गिर जाता है और बोलता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। शुयांग देखता है और बोलता तुम झूठ बोल रहे हो है ना, तुमने उसे कहीं छुपा दिया है। ये सब सुनने के बाद जो यानली थी वो बोलती है शायद तुम्हें ऐसा लगता है बट कभी कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं बट आज भी तुम्हें ये नहीं पता था कि वीजिंग को ब्रेन ट्यूमर है। तुम्हें पता है उस टाइम पर मैं उसी के पास था जब उसे पहली बार ये पता चला था, और उसने तुम्हें तुम्हें कॉल करके बताने की चाहा था। और तुमने क्या कहा था, उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, यानी तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुमने वी की बात तक नहीं सुनी। मैं उसके पास ही थी और मेरा भाई कितना टूट गया था शायद तुम जानते भी नहीं हो। उसके बाद से उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी और उसे थोड़े ही दिन के पहले पता चला था कि अब उसके पास सिर्फ 2 मंथ है, वो 2 मंथ तक ही ज़िंदा रह सकता है। बट तुमने उसे डिवोर्स भी नहीं दिया और तुमने और उसके इलाज के लिए पैसे तक देने से मना कर दिया था। तो अब तुम क्या एक्सेप्ट कर, क्या मतलब सोचते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, हाँ कि हम तुम्हें माफ़ कर दे। बिल्कुल नहीं, निकल जाओ यहाँ से। शुजंग पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो नहीं मर सकता, ऐसे नहीं मर सकता। और ये बोलकर वो वहीं पर चिल्लाने लगता है। बट जियांग चैंग बोलता है मानो या ना मानो, हाँ बट यही हो चुका है, यही होता है। वो तुम्हारे पास था तब तुम्हें उसकी कदर नहीं थी बट अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है तो उसकी तुम्हें कदर हो रही है, हाँ क्या बात है। और ये बोलकर वो एक डबल से स्माइल देता है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शुयांग वहीं पर रह जाता है और बारिश आने लगती है और वो बहुत बुरी तरह से रोता है और रोते रोते वो वहीं पर पड़ जाता है। कुछ घंटे के बाद उसे होश आता है और वहाँ से सीधा एक बार में जाता है और बहुत बुरी तरह से ड्रिंक कर लेता है। ड्रंक होकर वो वहाँ से सीधा जाता है अपने घर। जब वो घर आता है तो देखता है उसकी मॉम वहीं पर थी। मिसेस चाओ देखती है शुयांग को और बोलती कि तुम इतने ड्रंक हालत में क्या करे हो, देखो तुमसे कौन मिलने के लिए आया है। ये बोलकर वो इशारा करता है तो सामने एक लड़की थी जो कि ली थी एंड वो एक ओमेगा गर्ल थी। ये देखने के बाद शुयांग बोलता है ली ये यहाँ पर क्या करी है। ये सब सुनने के बाद मिसेस शू बोलती हैं कि देखो ये वापस आ गई है, इसने कहा कि इसकी मजबूरी थी इसलिए उसे जाना पड़ा बट अभी ये वापस आ गई है। और वैसे भी हम वो तो तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड मर चुका है ना, तो तुम अब इससे शादी कर लो। ये सुनने के बाद शुयांग स्माइल करता है और बोलता है आपने तो पहले मुझे कहा कि मैं वीइंग से शादी कर लूँ, और अब आप मुझे बोल रही हैं कि मैं इससे शादी कर लूँ। क्या आपने मुझे
खेल बना के रखा है? हाँ, क्या मैं कोई एक कैरेक्टर नज़र आता हूँ, जब जो चाहे वो कर दें उसके साथ? ये सब सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने कहा था तुमसे शादी करने के लिए जब उसके पास पैसे थे, बट उसके पास कुछ नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम इससे शादी करो। इसके डैड बहुत अमीर हैं और ये खुद भी बहुत ही रिच हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और मिसेस शू गुस्सा करती हैं और बोलती हैं ये क्या बकवास चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो वो बोलती कि आंटी अब चिंता मत करिए, मैं उसे मना लूँगी, वो वैसे भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और हम यहाँ से देखते हैं पूरे 2 दिन के बाद का सीन। 2 दिन के बाद शू यांग जो है ना वो अपने रूम में बैठा हुआ था और वो बस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। और उसका सेक्रेटरी आता है और बोलता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ आपको ऑफिस चलना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जो आपको करनी होगी। शू यांग बोलता है मुझे मुझे कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी। ये सुनने के बाद शू यांग का स्टेशन बोलता है कि सर प्लीज़ आपको चलना होगा। इसके बाद शू यांग रेडी हो जाता है। रेडी होकर फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो अपनी मीटिंग्स को अटेंड तो कर रहा था बट उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पा रहा था, बस फालतू की चीज़ें सोच रहा था, यानी कि वीइंग के बारे में बस सोचे जा रहा था। वीइंग वीइंग वीइंग, बस उसके माइंड में वीइंग ही चल रहा था। हम देखते हैं आधे घंटे बाद का सीन। मीटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। कंप्लीट हो जाने के बाद जो शुयांग था वो अपने सेक्रेटरी को देखता है जो कि उसे घूर रहा था। सेक्रेटरी बोलता है कि सर अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएंगी, क्योंकि आज जो हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए जो पर्सन आए हुए थे, जो गेस्ट, वो बिल्कुल भी आपके इस बिहेवियर से खुश नहीं थे। आपने उन्हें कैसे ट्रीट किया है, आप तो उनकी प्रेजेंटेशन को भी नहीं देख रहे थे। सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हाथों से कई अच्छे प्रोजेक्ट्स निकल जाएंगे। ये सुनने के बाद वो बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ से ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हम देखते हैं 1 मंथ के बाद का सीन। 1 महीना हो जाता है। 1 महीने के बाद शू यांग को देखते हैं। शू यांग बहुत बुरी हालत में था, यानी कि वो पूरी तरह से नशे का आदी हो चुका था और वो बस ज़्यादातर ड्रिंक ही करता रहता था। अब उसे वीजिंग की वैल्यू समझ आ रही थी, बट कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब वीजिंग उसकी आंखों से बहुत दूर जा चुका था। अब वो वीजिंग के लिए कोई मायने नहीं रखता था। अगर मायने रखता भी तो क्या ही होता, बट वीजिंग तो है ही नहीं। तभी हम देखते हैं उसके फ्रेंड्स को जो कि उसे बोलते हैं हे शुयांग क्या कर रहे हो तुम। हाँ, शो यंग एक बार में था और वो ड्रिंक किए जा रहा था, बहुत बुरी तरह से ड्रंक हो चुका था वो। एंड तभी उसके सामने एक लड़का आता है जो कि दिखने में थोड़ा सा वीजिंग के टाइप का ही था। उसने वैसे ही ड्रेसिंग पहनी हुई थी और ये देखने के बाद शो यंग बोलता है वी वीजिंग तो तुम हो। ये बोलकर वो तुरंत ही उसे गले लगाता है, बट शो यंग के फ्रेंड्स उसे दूर रहते हैं उस बॉय से, और वो बॉय शो यंग को स्लैप करता है और बोलता है तुम कितने डिस्कस्टिंग इंसान हो। हाँ, मैं तुम्हारा कोई वीइंग वीइंग नहीं हूँ, सुना तुमने। और ये बोलकर वो उसे यहाँ से धक्का देता है और चला जाता है। उसके बाद शू यांग फ्लोर से उठता है और बोलता है ही ये सब क्या है। हाँ, वो कहाँ चला गया, वो ऐसे छोड़ के मुझे नहीं जा सकता था। हाँ, वो कैसे जा सकता मुझे छोड़कर। नहीं, उसके फ्रेंड्स बोलते हैं शू यांग जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, जब वो तुम्हारे पास था तो तुम्हें उसकी कदर नहीं थी, अब वो चला गया है तो तुम्हें उसकी कदर हो रही है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगा? वो तो अब इतनी दूर जा चुका है कि चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। सुना तुमने, वो मर चुका है। ये सब सुनने के बाद वो बोलता नहीं वो जिंदा है। और शो यांग और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी वो इतने ड्रिंक कर लेता है कि वो बेहोश हो जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड नेक्स्ट डे शो यांग को होश आता है। उसने इतनी ड्रिंक कर ली थी। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं डॉक्टर रूम में आता है और असिस्टेंट भी आता है। वो बोलता है सर आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए वरना आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सीरियस वाली। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना, बीजिंग के बारे में पता चला। तो ये सुनने के बाद वो बोलता है सर हाँ हमें पता चला उनके बारे में, आपके कहने पर आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमने छानबीन की और हमें ये पता चला कि जहाँ पर वीजिंग को दफनाया गया था वहाँ पर कुछ नहीं था, यानी कि वीजिंग की ग्रेव के अंदर वीजिंग की बॉडी नहीं बल्कि पत्थर थे। ये सुनने के बाद शू यांग शॉकिंगली बोलते कि क्या, तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल सर, वीजिंग शायद मरा ही नहीं है और हमने जो रिपोर्ट दी गई थी उसे भी चेक करवाया और वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इलीगल है, क्योंकि कहीं पर भी वीजिंग के मरने की चीज़ फाइनल ही नहीं है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है मैं जानता था वीजिंग नहीं मर सकता, ढूंढो उसे, मुझे किसी भी हाल में वीजिंग चाहिए। ये सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है जी सर हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब हम दूसरी ओर देखते हैं एक रूम का सीन, एक हॉस्पिटल रूम का सीन जो कि यहाँ बहुत ही दूर था।
और उसी के पास हम देखते हैं जियांग चैंग को, जो बैठा हुआ था बेड के पास में ही, और बस वो उस पर्सन को देखे जा रहा था जो बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आइज़ क्लोज थी। धीरे धीरे करके जो वीइंग था वो अपनी आइज़ को मूव करता है, और ये देखते ही जो उसके पास में जियांग चैंग बैठा हुआ था वो बोलता है, तुम ठीक हो वीइंग? तुम होश में आ रहे हो? एंड हाँ, हमें पता चलता है कि वो वीइंग ही था। धीरे धीरे करके वीइंग अपनी आइज़ ओपन करके देखता है तो उसके सामने जियांग चैंग था। जियांग चैंग को देखकर वीइंग बोलता है, मैं कहाँ कहाँ पर हूँ चैंग? जियांग चैंग बोलता है, वीइंग तुम तुम बीजिंग में हो। बीजिंग बोलता, बीजिंग यहाँ हम शंघाई में थे ना? ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ हम वहाँ थे, बट बीजिंग लास्ट टाइम पर कुछ ऐसा मिरेकल हुआ कि तुम सोच नहीं सकते हो बीजिंग, तुम सोच नहीं सकते हो। बीजिंग बोलता कि क्या? तो वो बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो बीजिंग, तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। तुम्हारा ऑपरेशन किया गया इन द फाइनल एंड में। वहाँ पर एक डॉक्टर आया जिसने तुम्हारा ऑपरेशन किया। मैंने मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, तब जाकर उन्होंने तुम्हारा ऑपरेशन उनके साथ किया। और उसके बाद विजिंग तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो विजिंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अब नहीं मरोगे विजिंग, तुम नहीं मरोगे। विजिंग बोलता व्हाट? कौन था वो? ये सुनने के बाद जो जैंग चैंग था वो बोलता है उनका नाम डॉक्टर डॉक्टर वांजी है। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता व्हाट? क्या? तो बोलते कि हाँ ये उसी का नाम है। और मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ विजिंग, उस इंसान ने न कि सिर्फ तुम्हारा इलाज किया बल्कि उसने तुम्हें यहाँ शिफ्ट भी किया। और बीजिंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने वो तुम्हें। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलते क्या हुआ? चैंग चैंग बोलता है एक्चुअली बीजिंग वो क्या है कि जब तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था तो मैंने वहाँ पर सुना था कि शुजांग तुम्हें ढूंढ रहा है, और मैंने उसे झूठ बोल दिया तुम्हारा ऑपरेशन होने के बाद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आदमी तुम्हें डिज़र्व करता है। इसीलिए मैंने उसे बोल दिया कि वीजिंग तुम मर चुके हो। मैंने उसे ये बोल दिया और उसे यकीन भी दिला दिया कि तुम मर चुके हो, और तुम्हें कोमा में गई हुई 1 मंथ हो चुका था। तुम्हारा ऑपरेशन तो हो गया था सक्सेसफुली, पर तुम कोमा में चले गए थे, और मैंने तुम्हारा फ्यूनरल वगैरह सब कर दिया एंड मैंने यकीन दिला दिया कि तुम मर चुके हो। वी जिंग बोलता है प्लीज़ चैंग उसके बारे में अब कोई बात नहीं करना, मैं अब इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ, मुझे एक नई लाइफ मिली है और मैं अब अपनी इस लाइफ को अब ऐसे टूटते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। मैं अपनी इस एक लाइफ को बहुत ही अच्छे से स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, मुझे लाइफ ने एक दोबारा चांस दिया है अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने का, और मैं अपनी इस लाइफ को वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। अब मैं वो सब करना चाहता हूँ जो सही है, जो कि मुझे करना चाहिए। शुयांग बोलता है हाँ बिल्कुल बीजिंग, हम एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। बीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। तभी डोर पर नॉक होता है एंड डॉक्टर लैन वांग जी अंदर आता है, और जैसे ही जियांग चैंग डॉक्टर लैन वांग जी को देखता है वो स्माइल करता है और बोलता है डॉक्टर आप? तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल, कैसे हैं ये सुनने के बाद जो बीजिंग था वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए सामने की ओर देखता है, और उसके सामने एक हैंडसम डॉक्टर खड़ा हुआ था जो कि वाइट कोट में था, और बीजिंग उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वांग जी देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। बीजिंग तो अपनी आइज़ को ही मूव नहीं कर पाता एंड वो बस देखता रहता है वांग जी को। जियांग चैंग बोलता है बीजिंग यही है वो डॉक्टर जिन्होंने तुम्हारा इलाज किया है, और तुम बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो अब। मैं बहुत खुश हूँ वीजिंग, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। वीजिंग देखता है डॉक्टर वांगजी को और बोलता है थैंक यू सो मच मेरी मेरी जान बचाने के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है शुक्रिया किस बात का। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है ये तो मेरा काम है, और आपको न बचाता तो किसको? वीजिंग बोलता हाँ। तो वो बोलता कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बोल रहा हूँ मेरा काम है। वीजिंग बोलता है थैंक यू फिर भी। ये सुनकर जियांग चेंग स्माइल करता है और बोलता है तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे अब तुम्हारा चेकअप करना होगा। जियांग चेंग बोलता है हाँ मैं वीजिंग के लिए कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए, और ये बोलकर जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड वीजिंग को चेक करने लगता है। वीजिंग को वो चेक करते टाइम वीजिंग के फेस को देख रहा था और वीजिंग कुछ सोच रहा था अपने मन में। वीजिंग बोलता है अब मुझे गॉड ने एक न्यू लाइफ दी है तो अब मैं उसे ऐसे बर्बाद नहीं करूँगा, और अब मैं अपनी लाइफ को एक नई सीरीज से शुरू करूँगा जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी। मैं अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करूँगा अपनी चीज़ें और अपने भाई जैंग जैंग के साथ। मैं अब सब कुछ उनके लिए करूँगा। मैं बेवकूफ़ था जो उस इंसान पर टाइम वेस्ट कर रहा था, बट अब मैं अपना टाइम उस इंसान के साथ मतलब स्पेंड करूँगा जो मेरी कदर करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे भाई और मेरी शीजे। ये बोलकर वीजिंग मन ही मन में स्माइल करता है एंड वहीं वांग जी को देखते हैं जो कि वीजिंग को देख रहा था और वीजिंग को देखते हुए स्माइल कर रहा था। हाँ, वांग जी बस वीजिंग को देखते जा रहा था। तभी वांग जी बोलता है आपका चेकअप कंप्लीट हो चुका है, आप 2 दिन के बाद यहाँ से छुट्टी ले सकते हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता थैंक यू। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता इट्स ओके, मेरा ये काम है। इसके बाद वीजिंग वहीं पर रहता है 2 दिन के लिए, और वांग जी उसका पूरा ख्याल रखता है।
यानी कि वांग जी डॉक्टर होने के नाते अपने पेशेंट के साथ जितना उसे काइंड होना चाहिए था वी यिंग के लिए, वो उससे ज़्यादा था। एंड वी यिंग भी वांग जी को कभी कभी देखने में खो जाता था, क्योंकि हमारा वांग जी था ही इतना हैंडसम। एंड वांग जी वहाँ का एक लौता चाहिए डॉक्टर था, जो कि इतना ज़्यादा रिच एंड इतना ज़्यादा पॉपुलर था वहाँ पे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं शु यांग को, जो कि वी जिंग को ढूंढ रहा था। एंड तभी उसे जो एक अपार्टमेंट था जिसके बारे में शु यांग को पता चलता था, जहाँ पर उसकी बहन रहती है यान ली, वहाँ पर वो आ चुका था। एंड वो यान ली को निकलते हुए देखता है, जो कि वी जिंग से मिलने के लिए जाने वाली थी हॉस्पिटल, क्योंकि आज उसे डिस्चार्ज जो मिलने वाला था। ये देखने के बाद शु यांग तुरंत ही वहाँ पर आता है यान ली को देखकर और बोलता है, मैं जानता हूँ वी जिंग जिंदा है और तुमने मुझसे झूठ कहा था। ये सुनने के बाद यान ली देखती है और बोलती कि ओ अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शू यांग बोलता है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाया है और वी जिंग जिंदा है, ये मुझे पता चल चुका है। तो अब कोई नाटक न करते हुए मुझे बताओ वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद यान ली को गुस्सा आता है, वो देखती है और बोलती है, ओह तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं बता दूंगी तुम्हें वी जिंग कहाँ पर है? हाँ, लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। और दूसरा ये कि वी जिंग जहाँ पर भी है वो बहुत खुश है, अगर तुम्हें पता चल ही गया तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। जिस इंसान ने उसे इतना टॉर्चर किया, हाँ मेरे भाई ने सब कुछ ठीक करने की बहुत कोशिश की, बट तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा, उससे हर बार हर्ट किया, एंड अब वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। तो मैं तुमसे बोलती हूँ कि उससे दूर रहना, वो तुमसे दूर रह के बहुत खुश है और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहा है, तो तुम बीच में मत पड़ो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, बट शू यांग यानली को पकड़ता है और बोलता है, देखो मुझे मुझे याद है, मुझे पता है कि हाँ मैंने बहुत बुरा किया वीइंग के साथ, बट मैं वीइंग से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद यान ली को गुस्सा आता है एंड वो उसके फेस पे एक जोरदार स्लैप करती है और बोलती, क्या कहा तुमने? हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो? बकवास, एंड आइंदा से ये मत करना। तुम्हारा ये प्यार तब कहाँ गया था जब मेरा भाई मौत से लड़ रहा था? हाँ, वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता था, बट तुम्हारे लिए तो हम वो एक इंसान ऐसा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हें भूल गए कि तुम क्या क्या करते थे? हाँ, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करता था तो उसे भगा देते थे। हाँ, अब जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी जिंग तुमसे बहुत दूर जा चुका है और अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तुम अब उसकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते हो। सुना तुमने? जियांग चेंग। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो ये सुनने के बाद यान ली बोलती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, कुछ चीज़ें वक्त पर ही ठीक कर लेनी चाहिए। अगर उन्हें टाइम हो जाता है तो उन्हें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, एंड तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। एक बार उसने कहा था कि वो तुमसे एक दिन इतना दूर चला जाएगा कि वो वापस भी नहीं आ पाएगा। सुना तुमने? और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो बोलता है, नहीं मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट प्लीज़ ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ वीजिंग। नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई है। हाँ नहीं हुई है ना? मैं वीजिंग को वापस ला सकता हूँ, बस मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं बोलूँगा तो वो मुझे माफ़ कर देगा, बस एक बार वो मुझे मिल जाए। एंड वो कॉल करता है और बोलता है, ढूंढो वीजिंग को, कहाँ पर है वो? एंड ये सब सुनने के बाद उसका असिस्टेंट बोलता है कि जी सर, हम ढूंढ रहे हैं, बट वो कहाँ पर है हमें मिल नहीं रही है। वहीं हम यानली को देखते हैं। यान ली जियांग चैंग से कांटेक्ट करती है और बोलती है, वीजिंग कैसा है? जियांग चैंग बोलता है, शीजे वीजिंग बिल्कुल ठीक है एंड उसे डिस्चार्ज मिलने वाला है, क्या आप आएंगी? ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ मैं आ रही हूँ। एंड वो वहाँ से तुरंत ही वीजिंग से मिलने के लिए आती है। वीजिंग रूम में था एंड जो वांगजी था वो अपने पेशेंट को कुछ चेक कर रहा था। वांगजी जो है ना, वो पेशेंट को चेक करने के बाद वो वीजिंग के रूम की ओर बढ़ जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं यानली को, जो वीजिंग के पास आते हैं और बोलते, वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता है, हाँ शीजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानली थोड़ी टेंस लग रही थी। वीजिंग बोलता है, क्या हुआ शीजे? यानली बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। एंड हम जियांग चेंग को देखते हैं, जो कि बोलता है, शीजे मैं कुछ काम करके आता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते कि नहीं तुम यहीं रुको, मुझे रिसेप्शन पर जाकर सभी चीज़ें करनी है, ठीक है? वी जिंग को डिस्चार्ज दिलवाने के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। ये बोलकर वो चली जाती हैं एंड वो बाहर आती हैं, सब चीज़ करती हैं और उसके बाद वो वी जिंग को लेके बाहर आ जाते हैं। हम वांगजी को देखते हैं जिसकी शिफ्ट खत्म हुई थी एंड वो शिफ्ट खत्म होने के बाद वहाँ से जा रहा था, तभी वो अचानक से रुक जाता है एंड वो देखता है यानली को, जो कि बाहर खड़ी हुई थी एंड कुछ सोच रही थी, और वी जिंग कुछ दूरी पर था, जियांग चैंग के साथ खड़ा हुआ था एंड वो लोग टैक्सी का वेट कर रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद वांगजी उनके पास जाता है और बोलता है, हेलो आप कैसे हैं? वी जिंग पलट कर देखता है और बोलता है, डॉक्टर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड मैं घर जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बता, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। हम यानली को देखते हैं जो कि कहीं गुम थी। तभी वीजिंग आता है और बोलता है, क्या हुआ? यानली देखती है और बोलती है, कुछ नहीं वीजिंग, वो एक्चुअली क्या है कि तुम जानते हो, अगर तुम पुराने तुम्हारे अपार्टमेंट गए जहाँ पर मैं और जियांग चैंग रहते हैं,
वहाँ पर गए तो तुम जानते हो वो तुम्हें फिर से ढूंढ लेगा और परेशान करेगा। वी जिंग बोलता, शिजे मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे अब अपनी लाइफ को पीसफुली जीना है, इन सब चीज़ों से मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज़ शिजे। ये सुनने के बाद जो यानली थी वो बोलती हैं कि ओह ऐसी बात है वी जिंग, तो तुम चिंता मत करो। मैं कुछ करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए और अपार्टमेंट का इंतजाम करती हूँ। वी जिंग जानता था कि उसकी शिजे एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है और उनके लिए ये सब करना बहुत डिफिकल्ट होगा। वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो ये सब सुन लेता है। वांग जी आता है और बोलता है आई एम सॉरी बट मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, बट मेरे पास मेरा एक विला है, अगर आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं एंड आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बीजिंग बोलता है नहीं इसकी कोई कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए। बट ये सुनने के बाद जैंग चैंग बोलता है बीजिंग ये सही है, अगर तुम इनके घर पे रहोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाँ एंड कोई वहाँ पे आ भी नहीं सकता। वांग जी बोलता है हाँ वहाँ पे मेरी परमिशन के अलावा कोई नहीं आएगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल स्पेस है। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है वाह ये तो अच्छी बात है बीजिंग प्लीज़। एंड जानली भी बोलती कि हाँ बिल्कुल सही कहा बीजिंग, मुझे लगता है तुम्हें शिफ्ट हो जाना चाहिए। बीजिंग बोलता बट वो मना लेते हैं बीजिंग को और अपने भाई और बहन के आगे बीजिंग कुछ नहीं बोल पाता। एंड इसके बाद फिर वांग जी बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बाद वांग जी बीजिंग को अपनी कार में बैठाता है और यानली को भी और जैंग चैंग को भी। फिर वो सभी वांग जी के जो बोल सकते हैं अपार्टमेंट या विला टाइप का था वहाँ पर आता है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी एंड ये वांग जी का पर्सनल था, इसीलिए वांग जी वहाँ पर आता है, बीजिंग को दिखाता है एंड वो सब देखते हैं और बोलते हैं वाह ये कितना खूबसूरत है। वांग जी बोलता है हाँ ये है तो सही। इसके बाद वांग जी और वी जिंग सभी लोग अंदर पूरा घर चेक करते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत बड़ा है। वांग जी बोलता है इट्स ओके कोई तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से रह सकते हो। एंड वी जिंग थैंक यू बोलता है वांग जी को। वांग जी कुछ नहीं बोलता और इसके बाद बोलता है कि आपका जो भी सामान है वो आ जाएगा। यानी बोलते हैं कि हाँ वी जिंग मैं बिल्कुल तुम्हारा सामान भेज दूंगी, ओके चिंता मत करो। वी जिंग तुम आराम करना ठीक है। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वहीं पे था एंड वो बोलता है अगर बुरा ना लगे तो कभी कभी आ सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है एंड वीजिंग फिर घर को देखता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ऑकवर्ड हो रहे थे थोड़ा सा। वांग जी बोलता है मुझे जाना चाहिए। वीजिंग बोलता है हाँ शायद। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और वो कार में बैठ कर स्माइल करता है। हम दूसरी ओर देखते हैं शुयांग को जो कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे जानना था कि वीजिंग कहाँ पर है बट उसे वीजिंग कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। इसीलिए वो वीजिंग के बारे में सबको प्रेस वालों को बताता है कि उसका हस्बैंड मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और वो उससे नाराज़ है, रोड के चला गया है, तो उसे जानना है कि वो कहाँ पर है। अगर कोई भी देखे तो प्लीज़ उसे इन्फॉर्म कर दे। और दूसरी ओर वीजिंग को गुस्सा आ रहा था, क्या उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब देखने के बाद कि सच में ये कितना घटिया इंसान है और उसे ढूंढने के लिए वो सब लोगों को लगा देता है। और वीइंग ये सब देखने के बाद बहुत डर जाता है कि उसने पकड़ लिया तो हाँ, क्या होगा अगर वीइंग वापस उसी के पास चला गया तो। नहीं बिल्कुल नहीं, उसे वो सब नहीं सहना था। और वीइंग को अचानक से पैनिक अटैक आने लगते हैं इन सब चीज़ों की वजह से क्योंकि वीइंग ने अपने पास्ट में जो जो चीज़ें झेली थी वीइंग अब उन्हें फेस नहीं करना चाहता था। वहीं हम देखते हैं वांग जी को जो कि अपने हॉस्पिटल में था और अपने पेशेंट को चेक कर रहा था। एंड जो वहाँ पर टीवी लगा हुआ था उसमें न्यूज़ चल रही थी वीजिंग को लेके और वो लोग बोल रहे थे कि वीजिंग जिंदा है और उसका हस्बैंड चाहता है कि उसे ढूंढा जाए और सब लोग उसे ढूंढने में लग चुके थे। वांग जी बोला हाँ ये भी है सर। चलो कोई बात नहीं बट मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे पास आना चाहता है शुयांग। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी वीइंग से मिलने के लिए अपने विला आता है। हम दूसरी ओर वीइंग को देखते हैं जो कि रूम में अंधेरा करके एक कोने में बैठा हुआ था और बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। वीइंग को पैनिक अटैक आया था। वीइंग ने अपने रूम को भी पूरा तहस नहस कर दिया था और वीइंग की आंखों में बस आंसू थे और वो रो रहा था। तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अंदर आता है और बोलता हाँ ये क्या है, कोई घर पे नहीं है वीजिंग। ये बोलकर वो आवाज़ देता है बट वीजिंग जो कोने में बैठकर रो रहा था। तभी वांग जी को वीजिंग के रोने की आवाज़ आती है। वांग जी पैनिक कर जाता है और बोलता वीजिंग तुम ठीक हो, कहाँ पर हो तुम। एंड वांग जी रूम के पास जाता है और बोलता वीजिंग तुम अंदर हो। और ये बोलकर वो जल्दी से रूम का डोर ओपन करता है और जैसे वो डोर ओपन करता है देखता है पूरे रूम में अंधेरा है एंड उसे रोने की आवाज़ आ रही थी किसी की और बोल रहा था नहीं तो दूर रहो मुझसे, मैं वापस नहीं जाना चाहता, प्लीज़ दूर रहो। और ये सुनने के बाद वांगजी डर जाता है और वो तुरंत लाइट्स ऑन करता है। लाइट ऑन करने के बाद वो इधर उधर देखता है एंड तभी उसकी नजर जाती है एक कोने में जहाँ पर वीजिंग अपने आप को सिमट कर रो रहा था, अपने आप को पकड़े हुए था और बहुत बुरी तरह से रो रहा था।
तभी वांगजी जाता है और बोलता, वी वी प्लीज प्लीज देखो मेरी तरफ देखो। हाँ, मैं हूँ वीजिंग। वीजिंग आइज ओपन करो। वीजिंग बोलता, नहीं नहीं दूर रहो, मुझे मुझे वापस नहीं जाना, मुझे वापस नहीं जाना। वांगजी बोलता, वीजिंग तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं हूँ तुम्हारे पास। हाँ, आइज ओपन करो वीजिंग, वीजिंग प्लीज। एंड ये बोलकर वो वीजिंग के फेस को दोनों हाथों में पकड़ता है और वीजिंग स्लोली स्लोली करके वांगजी को देखता है और बोलता, हाँ वांगजी। और ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही वांगजी को गले लगा लेता है। वांगजी वीजिंग को गले लगाता है, मतलब मैं हूँ, हाँ मैं हूँ वीजिंग तुम्हारी लाइफ में। हाँ, तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। वीजिंग भी वांगजी को गले लगाने देता है एंड वो खुद भी पकड़ लेता है। पता नहीं क्यों वीजिंग को वांगजी की आर्म्स में सेफ फील हो रहा था। ये इंसान उसकी लाइफ में एक एक सीवियर की तरह आया था। वीजिंग उसे गले लगाकर वहीं पे रखता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग अपनी आइज बंद कर लेता है एंड वीजिंग सो जाता है। वांगजी वीजिंग को देखता है और उसे देखने के बाद उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। वो वीजिंग को कैरी करता है अपनी गोद में और उसे कैरी करके वो बेड पर लेकर आता है और वीजिंग को वांगजी धीरे धीरे करके बेड पर लिटा देता है और उसे सुला देता है। उसके बाद उसे देखता है और बोलता, वीजिंग अब मैं हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें अब मुझसे दूर कर सके। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता, वीजिंग तुम ठीक तो हो ना। वीजिंग के फेस पर वो अपने हाथों को सहराता है और बोलता है, मैंने कितना टाइम तुम्हें ढूंढा वीजिंग, फाइनली तुम मुझे मिल गए। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड उसके बाद वो बस वीजिंग को देखता रहता है। वांग जी बोलता है कि ओह तुमने खाना भी नहीं बनाया। इसके बाद वांग जी जाता है और वीजिंग के लिए किचन में खाना बनाता है। वीजिंग के लिए खाना वगैरह बना लेने के बाद वांग जी रूम में आता है एंड देखता है तो वीजिंग पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी वीजिंग के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता, वीजिंग। एंड वीजिंग वांग जी की वॉइस सुन के धीरे धीरे आइज ओपन करके देखता है और बोलता, हाँ आप। वांग जी बोलता, काम डाउन, मैं हूँ। वीजिंग उठ जाता है और बोलता, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वांग जी बोलता, वीजिंग मैं बस तुम्हें चेक करने के लिए आया था, वो बस ऐसे ही। वीजिंग बोलता, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वांग जी बोलता है, तुम्हें पैनिक अटैक आया था। वीजिंग बोलता, हाँ शायद। वांग जी बोलता है, ठीक है ये मेडिसिन लो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को मेडिसिन देता है। वीजिंग मेडिसिन खा लेता है एंड वांग जी बोलता है, चलो खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया। वीजिंग बोलता, हाँ आपने आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वांग जी बोलता है, इट्स ओके वीजिंग चलो। वांग जी फिर वीजिंग को उठने में हेल्प करता है एंड वीजिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, मतलब कैसे एक अनजान इंसान इतनी मदद कर सकता है उसकी एंड उसे अपने घर में रहने के लिए बोल सकता है और उसके ऊपर से मतलब उसकी हेल्प भी कर रहा है इतनी सब चीज़ों में, उसके लिए खाना भी बना रहा है। बट वीजिंग सोचता है कि हाँ सच में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग को डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है, उसे बिठाता है एंड उसके बाद वीजिंग को खाना सर्व करता है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता, क्या हुआ। वीजिंग बोलता, आपने खा लिया। वांग जी बोलता, नहीं, जैसे मेरी शिफ्ट खत्म हुई मैं यहाँ पे आ गया। वीजिंग बोलता, ओ अच्छा तो अभी खाइए ना। वांग जी बोलता, हाँ। इसके बाद वांग जी भी वीजिंग के साथ खाता है एंड थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद वांग जी बोलता, वीजिंग क्या तुम कल बाहर चलोगे कहीं। वैसे भी वीकेंड है तो मेरी छुट्टी है, चलोगे। वीजिंग बोलता, हाँ बाहर। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल चलोगे ना। वीजिंग देखता और बोलता, हाँ। एंड वीजिंग वैसे भी जाना चाहता था, वो जब से मतलब हॉस्पिटल से आया था वो यहीं पे था और उसे कई दिन भी हो गए थे। तो वीजिंग बोलता, हाँ मैं चलूंगा। वांग जी बोलता, ओके ठीक है, मैं कल तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगा। वीजिंग बोलता, ओके। एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीजिंग सोचता है, सच में ये इंसान कितना अच्छा है ना। वीजिंग को नया जाने हुए एंड इतना सब कर रहा है उसके लिए, सच में ये बहुत डिफरेंट है। बट वीजिंग कहीं कहीं ये अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। एंड वीजिंग सोचता है कि वो यहाँ पे कब से बंद है, उसे बाहर जाके थोड़ा बहुत अपने आप को फील अप करवाना चाहिए, चेयर अप एंड ये सब चीज़ें। बहुत ही फास्टली हो रही थी एंड इन सब चीज़ों के बाद भी जो वीजिंग था वो फिर बात वगैरह लेता है एंड आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है एंड जैसे वो आइज़ ओपन करता है वो एक स्माइल के साथ उठता है। आज वो बाहर जाने वाला था इतने टाइम के बाद। वीजिंग उठकर जल्दी से रेडी होता है एंड वो बाहर आ ही रहा था तभी डोर पर नॉक होता है। वीजिंग बोलता, हाँ इस टाइम। वीजिंग जाता है डोर ओपन करता है तो वहाँ पर वांग जी था। वीजिंग बोलता, आप। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल। एंड तुम मुझे सबसे पहले तो ये आप कहना बंद करो, तुम मुझे लंजा कह सकते हो। वीजिंग बोलता, लंजा। बट वांग जी बोलता, इट्स ओके, तुम मुझे लंजा बोला करो ठीक है। वीजिंग बोलता, लंजा। ये सुनने के बाद वांग जी के फेस पे स्माइल आती है एंड उसे बहुत अच्छा लगता है वीजिंग के माउथ से ये नाम सुन के। उसके बाद जो वीजिंग था वो बोलता, अंदर आइए। इसके बाद वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद वीजिंग स्माइल करता है देख कर और फिर वो बोलता है कि तुम रेडी हो चलें। वीजिंग बोलता, हाँ बट। वांग जी बोलता, बट क्या। वीजिंग बोलता, एक मिनट। वीजिंग जल्दी से जाता है एंड वो कुछ थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करके आता है अपने फेस पे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। फिर वो बाहर आता है, वांग जी उसे देखता है तो दिखता ही रह जाता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एक सेकंड के लिए तो वो भूल ही जाता है
कि वीजिंग कहीं न कहीं उसका नहीं है। बट फिर वीजिंग बोलता है कि क्या हुआ आपको? वांग जी बोलता है हाँ, नहीं कुछ नहीं, चलें? वीजिंग बोलता है हाँ, चलते हैं। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग के साथ घर से बाहर आता है एंड वो वीजिंग को कार में बैठा देता है। वांग जी और वीजिंग निकल जाते हैं वहाँ से घूमने के लिए। वांग जी सबसे पहले वीजिंग को अम्यूज़मेंट पार्क लेके आता है एंड वहाँ पर लाकर वो वीजिंग को बोलता है चलो घूमते हैं। इसके बाद वांग जी और वीजिंग पूरा पार्क घूमते हैं। वीजिंग को आज भी याद है कि वो जब छोटा था तो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आया करता था और अपनी शीजे एंड अपने भाई के साथ बहुत एंजॉय किया करता था और आज भी वही था। वीजिंग सब चीज़ें देख रहा था और वीजिंग को खुशी हो रही थी कि इतने टाइम के बाद वो वहाँ पर एंजॉय कर रहा था एंड तभी वीजिंग की नज़र वहाँ पर एक झूले पे पड़ती है जो कि हॉर्स वाला था। ये देखने के बाद वीजिंग बोलता मुझे उस पे बैठना है एंड ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। पर ये देखते ही वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओह तो उस पे चलो। विंग बोलता सच में? वांग जी बोलता हाँ ऑफ कोर्स चलो। एंड वांग जी फिर वीजिंग को वहाँ पर लेकर आता है एंड वांग जी टिकट बाय करता है एंड वो बैठ जाते हैं दोनों। एंड वीजिंग हंस रहा था, स्माइल कर रहा था एंड वांग जी देख रहा था वीजिंग को स्माइल करते हुए और बस मुस्कुराते हुए। वांग जी के फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाते हैं वीजिंग को ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग अपने आइज़ को बंद करता है एंड वो उस दिन को याद करता है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ एंड अपनी गगर अपने ब्रदर और अपनी शीजी के साथ आया था और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आज वो फिर से यहाँ पर आ पाया। अपनी इतनी बिजी लाइफ में से उसे कुछ टाइम मिला है अपने लिए। हाँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वीजिंग इतने टाइम के बाद खुश था। वीजिंग सोचता है कि अब वो ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा बिना किसी प्रॉब्लमैटिक चीज़ों के साथ। वीजिंग खुश था एंड वांग जी वीजिंग की स्माइल देखकर खुश था। इसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाते हैं एंड वीजिंग खूब स्माइल करता है वहाँ पर। वांग जी हर एक कोशिश करता है वीजिंग को स्माइल कराने की और कहीं ना कहीं उसकी ये सब चीज़ें बहुत ही सफल भी हो रही थी। वीजिंग हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, हर एक मोमेंट पर स्माइल कर रहा था और ये चीज़ वांग जी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ऐसे ही करके वो लोग पूरा डे वहीं पे स्पेंड करते हैं और फिर इन द एंड जो वीजिंग था वो आता है वांग जी के साथ अपने यानी कि वांग जी के ही घर पर। और उसके बाद वांग जी वीजिंग को बाय बोलता है एंड वीजिंग स्माइल करते हुए बोलता है थैंक यू। वांग जी बोलता इट्स ओके। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी आज खुश था कि उसने वीजिंग के फेस पर स्माइल देखी कितने टाइम के बाद। इसके बाद वीजिंग अंदर आता है और आने के बाद वो अपने बेड पर लेट जाता है और फिर इसके बाद बात वगैरह लेता है जाके। फिर वो आता है और लेट जाता है और सोचता है कि आज उसने कितना एंजॉय किया, ये उसकी लाइफ का बेस्ट डे था। और वीजिंग बहुत खुश था सच में। वीजिंग बोलता है सच में वांग जी बहुत अच्छा है, नहीं लंजा हाँ लैंजन बहुत अच्छा है। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है अपने आप में ही। वीजिंग अपने आप में ही खुश था। उसे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था वांग जी के साथ रहना, उसके साथ घूमना। वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस इंसान को जानता है बट कैसे ये वो भी नहीं जानता है। और वीजिंग बस चुपचाप करके अपनी आइज़ बंद करता है और सो जाता है। तो आज उसे बहुत ही पीसफुल नींद आती है जो शायद कुछ सालों में उसे नहीं आई थी। और ऐसे ही करके 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के अंदर हमारे वांग जी ने वीइंग का बहुत ख्याल रखा था, हर एक छोटी चीज़ों का। और वीइंग और वांग जी अब एक फ्रेंड्स की तरह रहते थे। हाँ, वांग जी बहुत बार वीइंग से मिलने के लिए आता था, उसे बाहर लेके जाता था, उसे काफ़ी सारी चीज़ें दिलाता था। वीइंग मना करता था बट वांग जी वीइंग की एक बात नहीं सुनता था और वीइंग को भी वांग जी के साथ घूमना, ये सब करना बहुत पसंद आता था। वांग जी आज भी वीइंग को बाहर खाना खिलाने के लिए गया था एंड वो लेकर आता है वीइंग को और बोलता है वीइंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विजिंग बता हाँ। वांग जी बता विजिंग कल एक्चुअली एक पार्टी है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विजिंग बता पार्टी? वांग जी बता हाँ बिल्कुल विजिंग चलोगे। क्या बोलते हो? विजिंग बोलता वो मैं विजिंग डर रहा था। वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और विजिंग के क्लोज आता है और उसे वो अपने क्लोज करता है, उसे हक करता है और बोलता है विजिंग मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आखिर कब तक तुम ऐसे डर डर के जियोगे? मुझे लगता है कि अब तुम्हें लोगों का सामना करना चाहिए। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो फिर तुम्हें जो ये न्यू लाइफ मिली है वीजिंग, इसे तुम एंजॉय कब करोगे? भूल जाओ उन सब चीज़ों को, ठीक है? उससे डरो मत वीजिंग, उसका सामना करो। वीजिंग बोलता है मैं वांग जी बोलता वीजिंग मुझे ये बताओ क्या तुम अभी भी चाहते हो उसके पास जाना? वीजिंग बोलता नहीं मैं कभी नहीं चाहता। वांग जी बोलता है तो उससे डरो मत, उसका सामना करो। ये सुनने के बाद वीजिंग फिर आइज़ बंद करता है और बोलता हाँ सही कहा, अब उसे अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करनी चाहिए। तो उसे अब बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। वीजिंग बोलता हाँ मैं चलूँगा और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करूँगा। वांग जी बोलता दैट्स गुड, तो फिर मैं तुम्हें कल इवनिंग शाम को पिक करने के लिए आऊँगा, रेडी रहना ओके? वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। एंड वांग जी फिर वहाँ से वीजिंग को घर पे ड्रॉप करके चला जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस में अपने सारे पेशेंट्स को अच्छे से चेक करता है
एंड इसके बाद वो इवनिंग को अपने घर आता है एंड आज वो बहुत खुश था, वीजिंग के साथ जाने वाला था। तभी वांग जी का भाई जैंग जैंग आता है और बताया, ओ माय गॉड क्या बात है, वांग जी तुम आजकल बहुत खुश रह रहे हो, क्या बात है, लगता है तुम्हारे किसी पेशेंट के साथ दिल लग गया है। वांग जी बोलते, गग ऐसा कुछ भी नहीं है। लायन सिचन बोलते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें पता है ना, मॉम तुम पे कितना ध्यान रखती है। वांग जी बोलते, गग। लायन सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बस मॉम ने थोड़ी सी छानबीन करवाई थी, क्योंकि आजकल तुम कहीं बाहर ही ज़्यादा रहते हो। वांग जी जानता था कि उसके गग को सब पता है। ये सब सुनने के बाद वांग जी बोलता है, मुझे जाना है। लायन सिचन जाते टाइम वांग जी को बोलते, वांग जी एंजॉय योर डेट। वांग जी बोलता, गग। लायन सिचन स्माइल करते हैं एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वांग जी वीजिंग के घर के सामने आता है, यानी कि वो उसी का घर था, वहाँ पर आता है एंड वो जाकर डोरबेल रिंग करता है। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग ने आज बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी, यानी कि वीजिंग ने आज वाइट कलर का कोट पहना हुआ था एंड उस पर ब्लैक कलर की टाई लगी हुई थी एंड वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी वीजिंग को देखता ही रह जाता है और बस जैसे कि मानो वांग जी की सांसें ही रुक जाएंगी। बट वांग जी अपने आप को होश में लेकर आता है क्योंकि वीजिंग उसके सामने अपने हाथ को फहरा रहा था। वांग जी बोलता, हाँ। वीजिंग बोलता है, क्या हम चले, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना। वांग जी बोलता है, हम तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। वीजिंग बोलता, हाँ। वांग जी बोलता, कुछ नहीं। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर कार में बैठ जाता है एंड वहाँ से वो निकल जाते हैं पार्टी हॉल के लिए। पार्टी हॉल के अंदर सभी लोग आए हुए थे एंड हाँ, हम देखते हैं यहाँ पर शू यांग को भी, जो बहुत गुस्से में था और उसका दिमाग खराब हो रहा था। 1 मंथ हो चुका था, वैसे देखे तो वीजिंग को गायब हुई 3 से ज़्यादा मंथ हो चुके थे, क्योंकि वो उसी दिन से गायब था। उसके बाद ऑपरेशन एंड 1 मंथ उसका कोमा में रहना एंड उसके बाद वीजिंग का वांग जी के घर पे रहना। तो ऐसे ही 3 से 3.5 महीने हो चुके थे और उसे वीजिंग बिल्कुल नहीं मिल रहा था, जैसे कि मानो वो कहीं गायब हो गया हो। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, बिजनेसमैन थे एंड सभी बहुत ही बोल सकते हैं कि बिलियनियर्स थे। एंड वहीं जो शुयांग था वो बार काउंटर के पास खड़ा हुआ था और ड्रिंक किया जा रहा था एंड उसके सेक्रेटरी पर चिल्ला रहा था और बोल रहा था, इतना टाइम हो चुका है बट तुम्हें अभी तक वीजिंग नहीं मिला। तो बोलते कि सर माफ़ कर दीजिए। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी वीजिंग को लेकर इसी पार्टी हॉल में आता है एंड वो कार से बाहर निकलता है वीजिंग के साथ एंड वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता, चले। वीजिंग बोलता, हाँ। वांग जी फिर वीजिंग के साथ धीरे धीरे करके अंदर आने लगता है एंड जैसे जैसे लोग देख रहे थे एंड जैसे जैसे देखकर वांग जी को बात कर रहे थे कि ओ माय गॉड ये कितना हैंडसम है। इन दोनों की तो बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लग रही है, जैसे कि ये दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हों। ऐसे ही करके पूरी पार्टी हॉल में अब बातें होने लगती हैं एंड वी जिंग भी इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं सुन रहा था और उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ये लोग वांग जी और वी जिंग को एक परफेक्ट कपल बोल रहे थे एंड सभी लोग बस उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम देखते हैं वांग जी को, जो कुछ लोगों से बात करने लगता है एंड सभी वांग जी की तारीफ कर रहे थे एंड वांग जी के साथ वाले इंसान यानी कि हमारे वी की ब्यूटी थी ही इतनी अमेजिंग, अगर कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। वहीं शो यंग ड्रिंक कर रहा था एंड ड्रिंक करते करते उसकी नज़र पड़ती है वीइंग पर एंड जैसे ही वो वीइंग को देखता है वो बोलता है, वीइंग, ओह माय गॉड, वीइंग, मैंने कहा था ना वो जिंदा है, फाइनली वो मुझे मिल गया। वीइंग एंड ये बोलकर वो भाग कर आता है एंड तुरंत ही वीइंग को गले लगाता है एंड जैसे ही शू यांग वीइंग को गले लगाता है सभी लोगों की नज़रें वीइंग पर आ जाती हैं एंड हम वीइंग को देखते हैं जो कि फ्रीज हो जाता है इन सडन एक्शन से। उसने इमेजिन नहीं किया था कि इतना जल्दी उसे शू यांग दिख जाएगा। तभी हम देखते हैं वांग जी को, जिसको इतना गुस्सा आता है वो शू यांग को वी जिंग से दूर करता है और उसे धक्का देता है। शू यांग नीचे गिर जाता है एंड शू यांग नीचे गिरते ही वांग जी को घूर के देखता है और बोलता, तुम। वांग जी बोलता है, ये क्या तरीका है, दूर रहो वी जिंग से, सुना तुमने। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है, व्हाट, मैं इससे दूर नहीं रह सकता हूँ और ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग देखता है शू यांग को और बोलता है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। शू यांग बोलता, विजिंग मुझे मुझे माफ़ कर दो, हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलती कर दी, विजिंग मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बोलकर शू यांग तुरंत ही विजिंग के क्लोज आता है एंड विजिंग के क्लोज आकर विजिंग को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है बट विजिंग उसे दूर करता है और बोलता है, मुझे तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता, दूर हटो एंड मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ। शू यांग बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते विजिंग एंड वो विजिंग की ओर आगे बढ़ता है बट तभी बीच में वांग जी आता है एंड शू यांग को वो दूर करता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियोंसे को टच करने की। एंड ये सुनते ही सारे के सारे लोग जो पार्टी हॉल में थे वो एकदम फ्रीज एंड शॉक, वो शॉकिंगली देखने लगते हैं वांग जी को। वांग जी मोस्ट बैचलर इंसान था और एक फेमस डॉक्टर था जो कि यूएस से अपनी स्टडी वापस करके यहाँ पर अभी कुछ टाइम के बाद ही लौटा था एंड कुछ टाइम के बाद ही लौटा था, यानी कि बोल सकते हैं हम 4 मंथ्स पहले ही वो लौटा था
एंड अब आते ही वो बोल रहा है कि उसका फियोंसे है। सभी लोग तो बात करने लगते हैं एंड वी जिंग भी देखता है वांग जी को, बट फिलहाल वो देखता है शू यांग को और वो गुस्से में बोलता है कि मुझसे दूर रहना एंड तुम डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते हो। मैं वो वी जिंग नहीं हूँ, वो वी जिंग उसी दिन मर गया था जिस दिन वो तुम्हें छोड़ कर गया है, तो गेट लॉस्ट। और हाँ, लैंसन मेरा फियोंसे है, तो अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद शुयांग बोलता, नहीं तो तुम झूठ बोल रहे हो ना वीजिंग, है ना तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, बिल्कुल मैं जानता हूँ तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। वीजिंग प्लीज प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वीजिंग बोलता है, प्यार? हाँ, तुम्हें इसका मतलब भी पता है हाँ कि ये क्या होता है? ये बोलकर वो देखता है। शुयांग बोलता, वीजिंग तुम मुझे जेलस फील कराने के लिए ये सब बोल रहे हो ना? तुमने तुमने शादी नहीं करोगे ना? तुम झूठ बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा फियांसे नहीं है। वीजिंग बोलता है, ये सच है, ये मेरा फियोंसे है। और ये बोलकर वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड वांग जी बस देख रहा था वीजिंग को। शू यांग बोलता है, ये झूठ है, अगर ये तुम्हारा फियोंसे होता तो अभी तुम्हारे हाथ में मेरी दी हुई वो रिंग नहीं होती, बल्कि इसके द्वारा दी गई रिंग होती। वीजिंग अपने हाथ को देखता है तो अभी भी उसमें उसकी वेडिंग रिंग थी। ये देखने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है एंड वो तुरंत ही उस रिंग को निकालता है और शू यांग के फेस पर फेंक के मारता है और बोलता है, ये रही तुम्हारी रिंग। और दूसरा, हमारा डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि मैंने जब तुम्हें डिवोर्स पेपर दिए थे वो साइन हो चुके थे, तो मेरी ओर से डिवोर्स है। और दूसरा, रही बात वांग जी की, तो हाँ, वो मेरा सच में फियोंसे है, अगर तुम्हें यकीन है तो। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग तुरंत ही वांग जी का फेस पकड़ता है एंड उसके लिप्स पे उसे किस कर लेता है एंड शू यांग शॉक। शू यांग बोलता, वीजिंग, एंड वीजिंग किस करने के बाद दूर हटता है और बोलता है, मैंने कहा ना ये मेरा फियोंसे है और तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। ये बोलकर वीजिंग हाथ पकड़ता है वांग जी को और वहां से जाने लगता है, बट शू यांग आता है और पता है ये सब झूठ है, तुम बस मुझे जेलस करवा रहे हो। बट वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग तुरंत ही शू यांग के फेस पर एक स्लैप करता है और बोलता है, गेट लॉस्ट। और फिर वहां से वो चला जाता है। शू यांग शॉक था, बिल्कुल शॉक था। वो बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी और वीजिंग दोनों ही बाहर आते हैं एंड जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है एंड अब उसे रियलाइज होता है कि अभी अभी उसने क्या किया है। वीजिंग अपना सर नीचे कर लेता है एंड वो बस अपना सर अब वांग जी को नहीं दिखा सकता था, कैसे वो वांग जी से आंखें मिलाता। वांग जी स्लोली स्लोली करके वीजिंग के पास आता है एंड वो वीजिंग के हाथों को पकड़ता है एंड वीजिंग के फेस को ऊपर करता है। वीजिंग बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने मैंने तुम्हारा यूज़ किया, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर देना, मैंने मैंने बहुत गलत किया। वांग जी बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, पर कोई बात नहीं। तुम, वीजिंग बोलता है, माफ़ करना, वो मुझे वो सब करना पड़ा। वांग जी बोलता है, इट्स ओके वीजिंग, कोई बात नहीं, बस तुमने मेरी हेल्प ली तो की है। मेरा मतलब है तुमने मेरी हेल्प ली है और मैंने तुम्हारी हेल्प की है, कोई बात नहीं, ओके, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चलो चलते हैं घर। वांग जी फिर वीइंग को कार में लेकर आता है एंड वो चल रहे थे। वीइंग बोलता, सॉरी, मैंने तुम्हारा ऐसे यूज़ किया। वांग जी बोलता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुमने यूज़ किया है तो वीइंग, क्या मैं एक चीज़ कर सकता हूँ? वीइंग बोलता है, हाँ, कि क्या? वांग जी बोलता है, वीइंग एक्चुअली वो क्या है कि मेरी फैमिली ना मुझे फोर्स कर रही है कि मैं शादी कर लूँ, तो क्या तुम ये नाटक थोड़ा-सा मेरी फैमिली के सामने कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने मुझे कल ब्लाइंड डेट पे भेजा है। मैं बोलता, कि क्या? वांग जी बोलते कि हाँ, वो मेरी एक ब्लाइंड डेट फिक्स करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो वो जानबूझकर मेरी शादी करवाना चाहते हैं। बट मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ और वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं शादी करूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बस तुम्हें मेरी फैमिली के सामने थोड़ा-सा नाटक करना है, करोगे ना? वीजिंग बोलता, वो वांगजी बोलता, वीजिंग देखो मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम भी तो कर सकते हो ना? वीजिंग बोलता, ठीक है। इसके बाद फिर वीजिंग को वांगजी उसके घर छोड़ता है एंड वांगजी वहाँ से चला जाता है स्माइल लिए हुए। वहीं हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग घर आता है, घर आने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है एंड रूम में जाकर वो तुरंत ही बेड पर गिर जाता है और सोचता है, आज उसने क्या किया? ओह शिट, उसने वांगजी को किस कर लिया। ओह माय गॉड। वीजिंग अपने लिप्स पे हाथ रखता है एंड वांगजी के बारे में सोचता है। वांगजी के लिप्स कितने सॉफ्ट थे। वीजिंग ने अभी अभी क्या किया है, उसे खुद को ही शर्म आ रही थी। और वीजिंग बोलता, ओह माय गॉड, अगर इसने कुछ गलत समझा होगा था। वीजिंग बोलता, नहीं। वीजिंग अपने आप में ही रोल होने लगता है और वीजिंग को वांगजी को किस करके वाकई ही बहुत ही अच्छा लगा था। हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे होती है, वांगजी अपने जाता है हॉस्पिटल एंड वहाँ जाकर वो अपने पेशेंट को चेक करता है। चेक करने के बाद वो सीधा अपने घर आने लगता है, बट तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांगजी देखता है और बोलता, शिट ममा। वांगजी कॉल पिक करता है और बोलता, हेलो। दूसरी ओर से मैडम लान बोलती हैं, वांगजी तुम्हें पता है ना तुम्हें आज ब्लाइंड डेट पे जाना है? वांगजी बोलता, मॉम वो ना, आज मैं मेरी गर्लफ्रेंड को आप लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। मेरा मतलब है गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, व्हाट, सच में? वांगजी बोलता है, हाँ।
ये सुनने के बाद वांग जी की मॉम तो हैप्पी हो जाती हैं एंड वो बोलती वाह मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि चलो फाइनली मेरे बेटे ने एक बॉयफ्रेंड तो बनाया। क्या ये वही है? वांग जी बोलता है मॉम मैं लेकर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है एंड ये देखने के बाद मैडम लैन स्माइल करते हैं और बोलते हैं फाइनली मेरे बेटे को अकल आ ही गई। एंड वो स्माइल करते हैं। इसके बाद वो सिचन को तुरंत ही बुलाती हैं। लान सिचन आता है और बोलता मॉम क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि मैंने फाइनली कहा था ना तुमसे। हाँ उसने अपने डेट को घर लाने के लिए बोल दिया है। उसने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आ रहा है। एंड ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं कि वाह ये तो होना ही था मॉम। आपने हाँ कहा जो था एंड आपका कहा हुआ कभी कोई टाल सकता है क्या? ये सुनने के बाद वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ ये तो है। इसके बाद वो बोलते चलो तैयारी करते हैं एंड इसके बाद वांग जी की पूरी फैमिली लग जाती है वी यिंग की हाँ यहाँ आने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए। यानी कि बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं वो लोग। ऑफ कोर्स वी यिंग यहाँ इतने टाइम के बाद आ रहा था। आई मीन पहली बार आ रहा था इतने टाइम नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए उसकी पूरी फैमिली तो प्रिपरेशन में लग जाती है। वहीं वांग जी सबसे पहले जाता है और कुछ फ्लावर्स एंड एक गिफ्ट खरीदता है। ऑब्वियसली वीजिंग की बोल सकते हैं जो वीजिंग देगा ना उसकी फैमिली को पहली बार ऐसे खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। वांग जी आता है और डोर पर रिंग करता है। वी यिंग तुरंत ही डोर ओपन करता है एंड वी यिंग बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ था क्योंकि वी यिंग को जो है ना वो वांग जी ने मैसेज कर दिया था उसे रेडी होने के लिए और उसे बोल दिया था कि वो उसे पिक करने के लिए आ रहा है। और ये सुनने के बाद वी यिंग थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि वो पहली बार वांग जी की फैमिली से मिलने वाला था इसीलिए। एंड वांग जी बता तुम रेडी हो? वीजिंग बता हाँ मुझे मुझे डर लग रहा है कहीं उन्हें पता चल गया तो हम झूठ बोल रहे हैं। वांग जी बोलता है उन्हें नहीं पता चलेगा। वीजिंग बोलता सच में? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल चिंता मत करो ओके एंड चलो तुम रेडी हो ना? वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता ये लो। वीजिंग देखता है और बोलता ओके एंड वांग जी वीजिंग को वो सारा सामान देता है। वीजिंग उन सभी चीज़ों को अपने हाथ में लेता है जो बैग्स थे और उन्हें लेने के बाद वीजिंग बोलता है चले। वांग जी बोलता हाँ चलो। वांग जी फिर वीजिंग को अपनी कार में लेके आता है एंड इसके बाद वीजिंग कार में बैठ जाता है वांग जी के साथ एंड वांग जी और वीजिंग वहाँ से चलने लगते हैं। वांग जी वीजिंग को लेकर अपने घर आता है। लायन मैंशन के सामने कार रुक जाती है एंड वांग जी वीजिंग को कार से बाहर निकालता है। उसके बाद वीजिंग और वांग जी दोनों घर के अंदर जाते हैं एंड वांग जी की पूरी फैमिली वेट कर रही थी। एंड इसके बाद वीजिंग वांग जी की पूरी फैमिली से मिलता है। सभी लोग बैठे हुए थे एंड वीजिंग को देख रहे थे वीजिंग से बातें कर रहे थे एंड वीजिंग को सबसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। वहीं जो वांगजी था वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ वॉशरूम जाके। एंड वांगजी वहाँ से उठकर अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी लायन से जन आते हैं और बोलते वांगजी ये वही है ना जिसकी फोटो है तुम्हारे रूम में लगी हुई है? वांगजी बोलते वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लायन से जन देखते हैं और बोलते मैं अच्छे से जानता हूँ वांगजी यही तो है तुम्हारा चाइल्डहुड क्रश। ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। वांगजी बोलता है गगा प्लीज़। ये बोलकर वांगजी उन्हें देखता है। लायन से जन बोलते ठीक है कोई बात नहीं बट वांगजी सच में वो बहुत हैंडसम है शादी करोगे ना? हम जो बता गग्गा ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लायन सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं चलो फाइनली तुम्हें तुम्हारे बचपन का प्यार मिल तो गया जिसे हाँ तुम ढूंढने के लिए वापस आए हो एंड अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी पूरी फैमिली को देखता है एंड वी यिंग के साथ वो लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे एंड उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स वी यिंग को दिए थे एंड वी यिंग उन सभी चीज़ों को देख रहा था। इन द एंड खाना वगैरह हो जाता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद वो सभी लोग नॉर्मली वी यिंग से हॉल में बातें कर रहे थे एंड ऐसे काफ़ी देर हो जाती है एंड रात के 10 बज चुके थे। वी यिंग को वांग जी की फैमिली बहुत पसंद आई थी। उसकी पूरी ही फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंड स्पेशली वांग जी की मॉम एंड उसके गगप जो कि बहुत ही टीजिंग नेचर के थे। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है उसे। ऐसे ही करके वो लोग थोड़ी देर और रुकते हैं। वांग जी बता वीजिंग अब तुम्हें घर चलना होगा। वीजिंग बता हाँ। वांग जी और वीजिंग फिर उसकी फैमिली को बाय बोलते हैं। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग को लेकर कार में बैठ जाता है और उसकी फैमिली वांग जी को वीजिंग को वापस घर लाने के लिए बोलती है। वांग जी बोलता है हाँ जरूर लेकर आऊँगा एंड इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी और वीजिंग दोनों कार में थे। वीजिंग बोलता है ये गिफ्ट्स जो तुम्हारी फैमिली ने दिए थे। हाँ जी बता वीजिंग ये तुम्हें दिए थे तो तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वीजिंग बोलता वो मैं नहीं रख सकता हूँ ना। ये उन्होंने अपनी होने वाले या फिर होने वाली डॉटर या सन इन लॉ के दिए थे। हाँ जी बोलता है वीजिंग तुम चाहो तो बन सकते हो। वीजिंग बोलता क्या? वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वो मेरे कहने का मतलब था। वीजिंग बोलता है ये सब नाटक था और ये रियल चीज़ें हैं। मैं नहीं ले सकता हूँ। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है वांग जी एंड जो भी तुमसे शादी करेगा वो बहुत खुश रहेगा। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम वो बन सकते हो। वीजिंग बोलता है क्या? वांग जी बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ वीजिंग। एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो वीजिंग। मैं इस चीज़ों को सच बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वीजिंग जो मेरी फैमिली है वो तुम्हारी भी फैमिली बने। वीजिंग आई लव यू मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे शादी करोगे? एंड ये सुनते ही वीजिंग शॉक वांग जी को देखते और बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वीजिंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ
एंड मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वी जिंग वांग जी को देखता है और वी जिंग को याद आता है कि नहीं, उसकी फर्स्ट वेडिंग में उसे कितना कुछ फेस करना पड़ा था। वी जिंग बोलता है, आई एम सॉरी वांग जी, बट फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मुझे अभी उस पेन से बाहर निकलने का अभी टाइम चाहिए। मैं अभी ये सब चीज़ें नहीं सोचना चाहता हूँ। और ये बोलकर वांग जी जो है ना, आई मीन वी जिंग को देखता है एंड वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, सॉरी बट मैं इस वक्त ये सब नहीं सोच सकता। वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है, इट्स ओके, तुम जब चाहो तब इस बारे में बात कर लेना। एंड वी जिंग एक बार सोचना जरूर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। वी जिंग वांग जी को देख रहा था एंड वी जिंग उतर जाता है क्योंकि घर आ चुका था। इसके बाद वांग जी वी जिंग को उसके घर पर ड्रॉप करके चला जाता है। वी जिंग घर आता है, घर आने के बाद वो बस बैठ जाता है चुपचाप एंड जो वांग जी ने कहा उन सब चीज़ों को सोचने लगता है। वी जिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था सच में। वी जिंग सोचता है क्या वो हाँ बोले या नहीं। वी जिंग अपने फिर वेडिंग वाले उन सब चीज़ों को सोचता है जो इतने सालों में हुई थी। वी जिंग बोलता नहीं, अभी वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। वहीं हम दूसरी ओर शुयांग को देखते हैं जो बस सोच रहा था कि वो कैसे भी करके वी जिंग को अपने पास लेकर आए, बट नहीं। एंड हाँ, उसे पता चल चुका था कि वी जिंग वांग जी के साथ रह रहा है। एंड वांग जी के घर पर ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। वी जिंग जो है ना वो बहुत ही परेशान था क्योंकि वांग जी ने जो उसे कहा उन सब चीज़ों को लेके। वी जिंग बोलता है, नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकता। आई थिंक मैं उसके घर में ऐसे रह रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। हाँ, मुझे लगता है कि बाहर जॉब करने के लिए जाना चाहिए। वी जिंग फिर अच्छे से रेडी होता है एंड वो बाहर निकलता है। वी जिंग आज पूरा दिन बहुत सारी जगह जाता है एंड वो वहाँ जाके अपना जो भी मतलब बोल सकते हैं रिज्यूमे था वो देता है उन सबको। बट वी जिंग को बहुत ही कम जगह पर जॉब के ऑफर्स आते हैं एंड वी जिंग जाता है तो वहाँ पर वी जिंग को क्वालिफाइड नहीं माना जाता है। एंड वी जिंग को गुस्सा आ रहा था कि सच में ऐसा कैसे कैसे हो रहा है। वी जिंग चाहता था कि वो एक अच्छी जॉब कर ले ताकि वो ऐसे किसी पर भी बर्डन ना बने, इसीलिए बस वो ये सब कर रहा था। वी जिंग सोचता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी जिंग बोलता नहीं एंड वी जिंग एक कंपनी से बाहर निकल रहा था। तभी हम देखते हैं बहुत तेज़ बारिश होने लगती है एंड वी जिंग बाहर का टाइम देखता है तो सच में भाई रात हो चुकी थी। वी जिंग इतना घूमा था एंड वी जिंग यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा वेट किया था उसने उसकी बारी आने का। एंड अब जाकर उसकी बारी आई थी एंड उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। कोई फ़ायदा नहीं था वी जिंग के इतना वेट करने का। इन द एंड उसे सफलता मिली ही नहीं। हम देखते हैं वी जिंग जो है ना वो खड़ा हुआ था एंड सोच रहा था वो क्या करे। एंड वी जिंग बोलता है एक काम करता हूँ यहाँ से चला जाता हूँ भाग कर, ज़्यादा नहीं भीगूंगा। वी जिंग अम्ब्रेला वगैरह भी नहीं लेके आया था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ऐसे अचानक से बारिश आ जाएगी। एंड अब आ चुकी थी बारिश। वी जिंग भागते हुए जाने लगता है तभी अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक कार थी। वी जिंग उस कार को देखता है तो उस कार में से एक पर्सन बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक अम्ब्रेला था एंड कुछ एक टिफिन टाइप का था। एंड जैसे ही वो अपने छाते को ऊपर करता है वी जिंग दिख जाता है कि वो कौन है। वो शुयांग था जो वी जिंग के क्लोज आ रहा था। वी जिंग पीछे होने लगता है बट तभी वांग जी पीछे वी जिंग के आ जाता है छाता लेकर। वी जिंग पीछे देखता है और बोलता है, वांग जी। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम ठीक हो। वी जिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बस वी जिंग को देख रहा था एंड तभी वो सामने देखता है शू यांग आता है और बोलता है, वी जिंग वो मैं। वांग जी बोलता है, मेरे फियोंसे से दूर रहो, सुना तुमने। एंड ये सुनने के बाद जो वी जिंग था वो देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी मुझे अकेले में बात करनी है, तुम घर जाओ। वांग जी बोलता बट वी जिंग बोलता प्लीज़ जाओ, मुझे बात करनी है एंड मैं कब तक भागता रहूँगा। वांग जी बोलता ठीक है वी जिंग मैं जा रहा हूँ। बट वी जिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं तुम जाओ। वांग जी अपनी कार छोड़ के वहीं जाता है और ड्राइवर को बोलता है वी जिंग को सेफली घर पहुंचा देना। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वहां से अपने लिए टैक्सी बुक करके जा चुका था। वी जिंग बस वहीं पर खड़ा हुआ था। शू यांग आता है और बोलता है, वी जिंग मैं देखो तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आऊँ देखो। एंड वी जिंग खाने को देखता है जो कि वांग जी के आई मीन शू यांग के हाथ में एक टिफिन था जिसमें खाना था। वी जिंग उसे देखने के बाद बोलता है वाओ। एंड हाँ ये सच में। शू यांग घुटने के बल बैठ जाता है और बोलता है आई एम सॉरी वी जिंग। शू यांग बोलता है, वी जिंग मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़ एंड वापस आ जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आया हूँ, अब से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। वी जिंग बोलता है ओह रियली क्या बात है। तभी जो असिस्टेंट था वो भी बोलता है, सर ने ये खाना खुद बनाया अपने हाथों से और देखिए उन्होंने अपना हाथ भी जला लिया, तो प्लीज़ सर उन्हें माफ़ कर दीजिए एंड वापस घर आ जाइए। वी जिंग बोलता है ओह क्या बात है। बट मैं भी तो ऐसे ही क्या करता था ना, है ना। मैंने भी कितना कुछ किया था बट इसने मेरे खाने को कभी अच्छे से देखा तक नहीं, बस ऐसे ही इग्नोर करता रहा मुझे। मैं इसे माफ़ कर सकता हूँ बट वो भूल नहीं सकता।
ये बोलकर वहाँ से चला जाता है एंड उस खाने को भी फेंक के जाता है। शू यांग को बहुत बुरा लगता है एंड अब उसे समझ आता है वो दिन जब उस वी यिंग पहली बार शू यांग के लिए खाना बना के लेके आया था एंड कैसे शू यांग ने अपने ऑफिस के सभी कलीग्स एंड अपने कुछ फ्रेंड्स के सामने वी यिंग का वो खाना नीचे फेंक दिया था फ्लोर पर। एंड उस दिन वी यिंग को कैसा लगा होगा, आज शू यांग समझ रहा था बहुत ही अच्छे से हम वी यिंग को क्या फील हुआ होगा। एंड थोड़ी ही देर के बाद का सीन देखते हैं। वी यिंग कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। शू यांग वहीं रोता रह जाता है एंड शू यांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करके वी यिंग को मनाए। वहीं वी यिंग को अब 5 दिन हो जाते हैं। वी यिंग सोचता है कि वो क्या करे, उसे जॉब नहीं मिल रही थी। तभी डोरबेल रिंग होती है एंड वांग जी अंदर आता है। वांग जी देखता है वी यिंग को। वी यिंग बोलता आप, वांग जी बोलता वी यिंग मैंने कितनी बार कहा तुम्हें। वी यिंग बोलता हाँ वांग जी लैंसन। इसके बाद वांग जी अंदर आता है और बोलता तुम ठीक हो। वी यिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता ओके गुड। इसके बाद वांग जी वी यिंग को देखता और बोलता वी यिंग मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। वी यिंग सच में क्या तुम शादी नहीं करना चाहते हो। वी यिंग बोलता मैं नहीं करना चाहता। वांग जी बोलता वी यिंग ओके ठीक है। वी यिंग बोलता इतनी रात को। वांग जी बोलता वो मैं जा रहा था घर। वी यिंग बोलता ओ अच्छा। इसके बाद वांग जी बोलता मैं जाऊँ। वी यिंग कुछ नहीं बोलता एंड वी यिंग वहाँ से चला जाता है सीधा। वी यिंग अपने रूम में आता है एंड वो ड्रिंक करने लगता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी सोचता है कि सच में वो क्या करे एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं एंड शू यांग ट्राई करता था वी यिंग को अप्रोच करने की, बट वी यिंग उसे फुल्ली इग्नोर करता था। ऐसे ही करके बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। यानी वी यिंग और वांग जी जो है ना वो एक दिनों से मतलब एक दूसरे से लगभग 5 दिनों से नहीं मिले थे। वांग जी आया ही नहीं था, वो वी यिंग को थोड़ा टाइम देना चाहता था। एंड जब वी यिंग का वांग जी को कोई कॉल भी नहीं आता तब वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है एंड वो सोचता है वी यिंग ठीक तो होगा ना। वांग जी डिसाइड करता है कि वो घर जाएगा वी यिंग के और जाकर वी यिंग से बात करेगा। आई नो वो जानता है कि उसने वी यिंग को प्रपोज कर दिया, वी यिंग ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया, बट फिर वो सोचता है कि इट्स ओके कोई बात नहीं है। एक बार उसे बात तो कर ही लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। एंड वांग जी वी यिंग को मनाना थोड़ी ना छोड़ देगा, इसलिए वांग जी आता है वी यिंग के अपार्टमेंट एंड नाइट का टाइम था। वी यिंग देखता है, आई मीन हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग जो था वो रूम में था एंड वो ड्रंक किया जा रहा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वाइन पी रहा था एंड उसे ऑलरेडी ही नशा हो चुका था। वांग जी डोरबेल रिंग करता है बट कोई भी जो है ना वो आकर रूम या बोल सकते हैं अपार्टमेंट को ओपन नहीं करता। ये देखकर वांग जी बोलता है वी यिंग ठीक तो होगा ना, उसे कुछ हो तो नहीं गया। एंड वांग जी ये सोचकर थोड़ा सा डर जाता है एंड वो तुरंत ही जाता है और जाने के बाद वो डोर ओपन करके अंदर आता है एंड बोलता है वी यिंग, बट उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तो वांग जी तुरंत ही जाकर डोर ओपन कर देता है रूम का एंड वो देखता है लाइट्स ऑन थी एंड वी यिंग काउच पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। वांग जी आता है और बोलता है वी यिंग ये क्या कर रहे हो तुम। वी यिंग स्माइल करता है टूटी हुई सी और बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही ड्रिंक कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम इतने अच्छे क्यों हो। हाँ तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। वांग जी देखता है वीइंग को और बोलता है वीइंग तुम नशे में हो। वीइंग बोलता नहीं, मुझे मुझे बताओ तुम क्यों कर रहे हो मेरे लिए। हाँ और तुमने तो मुझे प्रपोज भी कर दिया। हाँ ये जानते हुए भी कि मेरी ऑलरेडी ही शादी हो चुकी है। हाँ क्या होगा अगर मैं उसके साथ इंटीमेट हो जाऊंगा तो। मेरी शादी को तो काफ़ी टाइम हो गया था ना, फिर भी क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ये जानने के बाद कि मेरी शादी थी एंड मैं उसके साथ अपनी नाइट को भी स्पेंड कर चुका हूँगा। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो देखता है और बोलता है वीइंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी सिर्फ बॉडी से नहीं तुम्हारी सोल से प्यार करता हूँ। बस तुम्हारी बॉडी मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी सोल तक मुझे चाहिए। एंड इट्स ओके वीइंग, मैं ये भी सह लूँगा। हाँ ऑब्वियसली वीइंग तुम दोनों हस्बैंड से इतने साल हो गए तुम दोनों को, बट तुम दोनों के बीच में वो सब तो। वीइंग वांग जी के माउथ पर हाथ रख देता और बोलता श्श, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। वांग जी बोलता हाँ वीइंग मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वीइंग बोलता है हाँ मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया। हाँ 2 साल शायद या उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। तुम्हें पता है उस इंसान ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और एक बार तो मैंने उसे अप्रोच करने की कोशिश की थी कि वो मुझे टच करे, बट उसने मुझे मना कर दिया। वो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आया और वो मुझे छोड़ के चला गया। एंड मैं बिल्कुल प्योर हूँ, तुम्हें पता है मैं ना वर्जिन ओमेगा हूँ एंड अनमार्क ओमेगा। ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता शॉकिंग आई से और बोलते कि क्या। वांग जी बोलता है वीजिंग से, वीजिंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल वर्जिन हूँ एंड मैं ना परेशान हो चुका हूँ। तुम ना मुझसे दूर चले जाओ, अगर अगर उसने देखा वो तुम्हें हर्ट कर देगा। शू यांग तुम्हें हर्ट कर देगा, तुम वांग जी चले जाओ मुझसे दूर। वांग जी वीइंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। वीइंग डायरेक्टली वांग जी की गोद में आ जाता है। वांग जी दिखता है और बोलता है वीइंग
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। समझ आया तुम्हें? वी यिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ, क्या क्या सच में? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल वी यिंग। वी यिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वी यिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? वांग जी बोलता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम भी कहीं ना कहीं फीलिंग रखते हो। वी जिंग बोलता मैं वो वांग जी विंग को क्लोज करता और बोलता वी जिंग आई लव यू। एंड ये सुनने के बाद तो जैसे हमारा वांग जी वी जिंग को देख रहा था वैसे तो वी जिंग की हार्ट बीट रुक जाती है। वी जिंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है एंड वो वांग जी के क्लोज आता है और बोलता है, मैं ना मैं वांग जी देखता है, बोलता वी जिंग तुम क्या? वी जिंग क्लोज आता है एंड वो वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। और ये देखकर तो हमारा एकदम से वांग जी शॉकिंग आई से वीइंग को देखता है और बोलता है, ये क्या क्या कर रहे हो तुम वीइंग? ऐसा मत करो। बट वीइंग वांग जी को किस कर रहा था एंड ऊपर से वो अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज कर रहा था, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है एंड वो अपने आप को बिल्कुल भी वीइंग के क्लोज आने से नहीं रोक पाता। एंड धीरे धीरे करके वांग जी के जो फेरोमोन्स थे वो भी रिलीज होने लगते हैं पूरे रूम में। और वी जिंग वांग जी को किस किया जा रहा था एंड वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड वो वी जिंग को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है एंड उसे देखता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम सच में ये? वी जिंग बोलता है, मैं सच में करना चाहता हूँ। इसके बाद वांग जी वीइंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे लेकर वो बेड पर आता है। वीइंग के क्लोज आता है वांग जी और बोलता है, वीइंग मुझे ये बताओ क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हो? वीइंग देखता है वांग जी को और बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, शायद तुम सच में भूल चुके हो। ये बोलकर वांग जी वीइंग को किस करने लगता है एंड देन वांग जी वीइंग को उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है। धीरे धीरे करके वांग जी वीइंग के सारे क्लॉथ को रिमूव करता है यानी इसके बाद वो धीरे से वीइंग के पूरी तरह से क्लॉथ रिमूव करने के बाद उसके ऊपर आता है एंड देन वांग जी वीइंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। एंड वांग जी और वी यिंग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। फाइनली वांग जी और वी यिंग एक दूसरे के हो जाते हैं। वांग जी वी यिंग को उसके नेक पर बाइट भी कर देता है, जिसके बाद वांग जी ने वी यिंग को उसका ओमेगा मार्क कर लिया था। एंड ये सब हो जाने के बाद वांग जी वी यिंग को कैरी करता है एंड उसे बाथ में लेके आता है, बाथरूम में उसे बाथ वगैरह दिलाता है। उसके बाद उसे वापस से रूम के अंदर लेकर आता है और उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी यिंग उठता है एंड उठने के बाद उसे पेन होता है उसकी पूरी बॉडी में एंड वो रिमेंबर करता है कल क्या हुआ। और ये रिमेंबर करते ही वी यिंग को शॉक लगता है। वी यिंग उठने की कोशिश करता है पर तभी वांग जी उसे बैक से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है एंड वी यिंग अपना सर पूरी तरह से पिलो में हाइड कर लेता है। वांग जी वी यिंग के क्लोज आता है और बोलता है, वी यिंग आई लव यू एंड कल जो भी हुआ मैं उसके लिए बिल्कुल भी गिल्टी नहीं हूँ, क्या तुम हो? वी यिंग शर्माने लगता है एंड हाँ, वो भी समझ चुका था इतने दिनों में कि हाँ धीरे धीरे वो भी वांग जी को पसंद करने लगा है। एंड वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि कल उसने कितना एंजॉय किया है। और ये सब रिमेंबर करने के बाद जो वांग जी था वो वीइंग को देखता है। वीइंग हंसते हुए अपना फेस पूरी तरह से वांग जी के चेस्ट में हाइड कर लेता है एंड वांग जी समझ जाता है। वांग जी बोलता है, वीइंग आई लव यू और ये बोलकर उसे किस करता है एंड वीइंग भी किस का रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद से वांग जी डेली वीइंग के घर आने लगा था एंड वांग जी और वीइंग बोल सकते हैं कि एज अ कपल के टाइम पर अपना मोमेंट स्पेंड करने लगे थे। वांग जी वीइंग को किस कर रहा था एंड नाइट का टाइम था। उन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे एंड वांग जी और वीइंग एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी और वीइंग बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे एंड वीइंग बस वांग जी के साथ लाउडली माइनिंग कर रहा था एंड वांग जी वीइंग को ऐसे अपने नीचे माइनिंग करता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था उसे। तभी डोरबेल रिंग होती है एंड वांग जी वीइंग को देखता है एंड वो दोनों अपनी हालत को देखते हैं एंड वांग जी बोलता है, "अब क्या करूँ?" वीइंग बोलता है, जाओ जल्दी से।" वांग जी वीइंग से दूर होता है एंड वीइंग एक मार्निंग निकालता है आवाज़। वांग जी देखता है वीइंग को और बोलता है, ये सब? वीइंग बोलता है, कुछ नहीं। इसके बाद वांग जी उठता है, अपनी नॉर्मल सी क्लॉथ पहनता है बट अभी भी उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था एंड ये बोलकर वो वीइंग को देखता है। वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है एंड वीइंग भी नॉर्मली अपने कपड़ों को पहनकर बाहर आता है एंड जैसे वो बाहर आता है देखता है वांग जी की पूरी फैमिली थी। वांग जी को तो मॉम डैड गगर लैंड सिचन बोलते हैं, ओह तो तुम हो। एंड उनकी नज़र पीछे जाती है एंड वीइंग के नेक पर लव बाइट एंड उसके लिप्स पे ये देखकर वो समझ चुके थे कि क्या हुआ है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, मॉम डैड ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। तो बोलते, चुप करो, हमें सब दिख रहा है कैसा है और कैसा नहीं, हम समझ गए हैं। काफ़ी अच्छा हुआ। और ये बोलकर वो स्माइल करते अंदर आते हैं। वीजिंग डरा हुआ था कि उसकी फैमिली क्या बोलेगी, मतलब वीजिंग ऑलरेडी मैरिड है एंड ये अब तो उन सबको पता चल चुका होगा। वीजिंग की पूरी तरह से हालत ख़राब थी। तभी जो वांग जी की मॉम थी वो बोलती है,
तो अब शादी कब कर रहे हो तुम दोनों? ये सुनने के बाद वीयिंग शॉकिंग आई से देखता और बोलता क्या? भांग जी बोलता मॉम। तो बोलते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमने पहले ही तुम्हें पसंद कर लिया था एंड अब हम चाहते हैं तुम दोनों शादी कर लो। कब कर रही हो? भांग जी बोलता मॉम वो बहुत जल्दी ही। इसके बाद वो देखती है और बोलती है बचा मेरी वांग जी को कभी मत छोड़ना, बहुत मुश्किल से हाँ ये किसी के प्यार में पड़ा है और अब नहीं चाहते हम लोग कि तुम इसे छोड़ के जाओ। वीइंग मतलब स्पीचलेस था। वीइंग बोलता आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि मैं। तो बोलते कि तुम ऑलरेडी ही मैरिड थी, हम जानते हैं, चिंता मत करो, ठीक है, एंड हम खुश हैं। वांग जी, वीइंग तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो, प्लीज़ शादी कर लो। वीइंग अपनी पूरी फैमिली को देखता है और बोलता है कि हम ठीक है। इसके बाद फिर वो लोग खुश हो जाते हैं कि वांग जी और वीइंग वेडिंग करेंगे। उनके जाने के बाद जो वांग जी था वो एक स्माइल के साथ बस देख रहा था सब कुछ और उसे अच्छा लग रहा था। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अपनी पूरी फैमिली को वहाँ से विदा करता है। इसके बाद वो वीइंग को देखता है और वीइंग के पास आता है और बोलता वीइंग क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वीइंग देखता और तो वो मैं वांग जी बोलता वीइंग आई लव यू। मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो तुम अपना क्या जवाब मुझे दोगे? वीइंग सच में मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वीइंग देखता वांग जी को और बोलता है मैं वो। वांग जी बोलता क्या हुआ? वीइंग बोलता मैं भी पसंद करता हूँ तुम्हें एंड शादी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी खुश हो जाता है, वीइंग को गले लगाता है और बोलता है थैंक यू सो मच वीइंग, थैंक यू सो मच। एंड वांग जी फिर इसके बाद वीइंग को देखता है एंड बोलता है वीइंग क्या तुम सच में? वीइंग बोलता है हाँ। वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड वो बस वीइंग को देखने लगता है। वीइंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है एंड वीइंग बोलता है कि वो अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी बोलता है क्यों? मैं क्यों जाऊँ? अब तो मुझे और रहना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत जल्द ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत जल्द तुम्हें अपने घर लाना चाहता हूँ। वीइंग बोलता है कि क्या? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल वीइंग बहुत जल्द ही तुम्हें चाहता हूँ। वीइंग बस देख रहा था वांग जी को, उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने घर आता है, उसकी पूरी फैमिली उसे बहुत टीज़ करती है। ऐसे ही करके सभी लोग वीजिंग और वांग जी की वेडिंग की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं एंड अब 15 दिन हो चुकी थी। वांग जी और वीजिंग की वेडिंग को नेक्स्ट डे रखा गया था एंड वीजिंग ने अपनी शीजे और अपने भाई को बता दिया था कि वो शादी कर रहा है वांग जी से एंड वो पसंद करता है। तो उसकी फैमिली तो बहुत हैप्पी थी। हम यानली को देखते हैं, यानली बोलते वीजिंग मैं आ रही हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ शीजे। एंड जियांग चेंग भी बोलते कि हाँ वो आ रहा है। इसके बाद जैसे वो बाहर निकलते हैं, वो खाना खाने के लिए बाहर आए थे। जैसे वो बाहर निकलते तो शुयांग खड़ा हुआ था। शुयांग बोलता है वही कहाँ पर है, वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा? ये सुनने के बाद जो यानली थी वो बोलती है कि आ, वो अब तुमसे बहुत दूर जा चुका है और अब तुम चाह कर भी उसे वापस नहीं ला सकते हो। शुयांग बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? यानली बोलती है बहुत जल्द समझ जाओगे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है एंड यानली और जियांग चैंग दोनों लैंड मैंशन आते हैं क्योंकि बीइंग वहीं पे था। बट वांग जी को वीइंग को देखने नहीं दिया जा रहा था। वीइंग को लैंड मैंशन से दूर थोड़ा सा एक पॉजिटिव कॉटेज टाइप का है, या हम बोलें कि एक गेस्ट हाउस है जो लैंड मैंशन के अंदर ही आता है, बट वो थोड़ा दूर है, वहाँ पर रखा गया था एंड सभी लोग वहीं पे थे एंड वांग जी को मैंशन में रखा गया था एंड पूरा घर डेकोरेशन के लिए हो चुका था तैयार एंड वांग जी ने सबको न्यूज़ भी दे दी थी। वहीं शू यांग जो है ना वो अपने बार में था फ्रेंड्स के साथ एंड ड्रिंक कर रहा था। तभी अचानक से एक जो उसके उसका फ्रेंड था वो अपना फ़ोन ओपन करता है एंड उसमें वायरल न्यूज़ देखता है, क्योंकि वहाँ पर वांग जी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉक्टर था, जिस वजह से ये न्यूज़ एकदम से ट्रेंड में चली जाती है वांग जी और वीइंग की वेडिंग की एंड सभी चीज़ें होने लगती है। सभी लोग शू यांग को ही गलत ठहराने लगते हैं और उस पर बैड कमेंट करने लगते हैं क्योंकि शू यांग ही वीइंग को डिजर्व नहीं करता था। सबको पता चल गया था कि किस तरह से जो शू यांग था वो वीइंग को रखता था, क्योंकि किसी से ये बात छुपी हुई नहीं थी। एंड अब इन द एंड जब शू यांग के पास वीइंग नहीं है तो उसे रिग्रेट हो रहा है और सभी लोग जो मेंशन में थे पूरी तरह से वीइंग और वांग जी की वेडिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे। सभी को इनविटेशन जा चुका था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग को उन दोनों की वेडिंग थी। पूरी तरह से लैंड मेंशन डेकोरेशन में डूब चुका था, चारों तरफ रोशनी थी। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी बाहर निकलता है, अपने रूम के बालकनी में जाता है एंड देखता है तो चारों तरफ पूरी तरह से डेकोरेशन भर चुकी थी। वांग जी अपने दिल पर हाथ रख लेता है एंड फिर वो रूम के अंदर देखता है
चारों तरफ वीइंग की फ़ोटोज़ लगी हुई थी एंड बस वो उन्हें देख रहा था। वांग जी बोलता है, वीइंग मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया एंड फाइनली तुम आ रही हो मेरी लाइफ में मेरे बनकर। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड बस सोचने लगता है कि कैसे, हाँ सच में वह वीइंग उसका हो गया। उसने तो सोचा भी नहीं था एंड इन द एंड मतलब वीइंग उसे मिल गया एंड सच में वांग जी ने वीइंग को मरते मरते बचाया है। तो सच में उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बट अब वीइंग उसका है, ये उसके लिए सबसे बड़ी बात है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। वीइंग बाहर आता है एंड वो देखता है आज वीइंग खुश था। चलो उसे उसकी लाइफ में सच्चा प्यार मिल गया। भले ही वीइंग ने शू यांग को प्यार नहीं किया था पर एज अ हस्बैंड करने की कोशिश तो की थी एंड कभी वो कामयाब ही नहीं हुआ। बट आज वीइंग को सच में वांग जी के रूप में एक पूरी फैमिली मिल गई है जो उसे प्यार करती है। वीइंग बहुत खुश था आज। यान ली जियांग चैंग आते हैं और वीइंग को बैग से हक करते हैं और बोलते हैं, वीइंग तुम ठीक हो ना? वीइंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ शीजी एंड मैं खुश भी हूँ कि वांग जी मुझे मिला। यान ली बोलते हैं, हाँ हम भी बहुत खुश है वीइंग तुम्हारे लिए। एंड वीइंग बोलता है, सभी लोग वीइंग के जो कुछ फ्रेंड्स थे थोड़ी बहुत एक या दो वो भी आ चुके थे एंड वीइंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। आज वो यहीं पर रुकते हैं। इसके बाद सभी लोग नॉर्मली बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं एंड वीइंग की बोल सकते हैं कि सभी जितनी भी पुरानी चीज़ें थी उन्हें उसे बिल्कुल भी याद नहीं दिलाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद फिर वो सभी थक जाते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं एंड सो जाते हैं। वीइंग को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी एंड यही हाल हमारे वांगजी का था। वांगजी को भी नींद नहीं आ रही थी और वो भी बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था बस वीइंग को देखने के लिए। कल वांगजी रियलाइज़ तक नहीं कर पा रहा था। वो बेड को देखता है और सोचता है कल वीइंग उसके साथ होगा इसी बेड पे एंड इस रूम में होगा, उसका होगा हमेशा हमेशा के लिए। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं वांग जी यही वीइंग के बारे में सोचता हुआ सो जाता है एंड सेम वांग जी भी वीइंग के बारे में सोचते हुए ही सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे हो चुकी थी एंड वांग जी बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था। बस उसे रेडी किया जा रहा था एंड दूसरी ओर वीइंग को रेडी किया जा रहा था। वीइंग बहुत खुश था आज एंड आज उसने पूरे वाइट कलर का सूट पहना हुआ था जो कि वांग जी ने वीइंग के लिए मंगवाया था एंड उसमें 3P अटायर था। वहीं वांग जी ब्लैक कलर के सूट में एकदम किल लग रहा था, यानी कि हर किसी की भी वो सांसें रोक सकता है, इतना हैंडसम लग रहा था। वांग जी रेडी हो चुका था। इसके बाद वांग जी को ले जाया जाता है स्टेज पे एंड वहाँ पर थोड़ी देर के बाद एंट्री होती है हमारे सेकंड ग्रूम की, यानी कि वीइंग की। वीइंग बहुत सुंदर लग रहा था। वांग जी बस वीइंग को देखता ही रह गया था। उसके हाथ में रेड फ्लावर्स का बुके था एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ थी। वांग जी बस वीइंग को देखता जा रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी बस वीइंग को ही देखता जा रहा था। वीइंग स्लोली स्लोली करके वांग जी वीइंग मतलब एक दूसरे को देखते हुए ही एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वांग जी फिर वीइंग को अपना हाथ देता है। वीइंग वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड स्टेज पर आता है। इसके बाद वांग जी वीइंग को अपने साथ खड़ा करता है एंड उसके बाद ही वहाँ पर वेडिंग रिचुअल्स शुरू होते हैं। इससे पहले कि वेडिंग रिचुअल कंप्लीट होते, हाँ हम देखते हैं शू यांग को जो कि आ चुका था एंड वो बस मतलब गार्ड्स वगैरह थे उन्हें साइड कर रहा था। हम देखते हैं वेडिंग रिचुअल्स यहाँ कंप्लीट होते हैं एंड जो प्रीस्ट था उन्हें किस करने के लिए बोलता है। वेडिंग उन दोनों की कंप्लीट हो चुकी थी एंड दोनों ने एक दूसरे की रिंग भी एक्सचेंज कर ली थी। वांग जी वीइंग को देखता है, उसकी कमर से पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है, वीइंग आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। वांग जी वीइंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी शू यांग आता है और बोलता है, वीइंग। वीइंग एकदम से रुक जाता है एंड वो पलट कर देखता है। वहाँ पर शू यांग खड़ा हुआ था। शू यांग बोलता है, वीइंग नहीं, प्लीज़ प्लीज़ वीइंग वापस आ जाओ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये बोलकर वो घुटनों के भी बैठ जाता है और बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ वीइंग वापस आ जाओ, मैं 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 तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ वीइंग, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। वीजिंग एक बार बस शादी मत करो। वीजिंग देखता है शूयांग को। शूयांग गिड़गिड़ाने लगता है वीजिंग के सामने। शूयांग बोलता है, वीजिंग प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वो धीरे धीरे करके उतर के नीचे आता है एंड वांग जी का जैसे कि मानो दिल एकदम से बंद हो जाता है। वीजिंग शूयांग की ओर आगे बढ़ रहा था। शू यांग गिड़गिड़ाए जा रहा था। शू यांग जब वीइंग को अपनी ओर आता हुआ देखता है तब उसे एक उम्मीद मिलती है कि हाँ शायद वीइंग उसे माफ़ कर देगा, हाँ माफ़ कर देगा। शू यांग भाग कर आता है वीइंग के पास और बोलता है, वीइंग सॉरी सॉरी प्लीज़ प्लीज़ वीइंग माफ़ कर दो ना, चलो चलो मैं इस बार तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। वीइंग देखता है शू यांग ने वीइंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वीइंग बस शू यांग को देख रहा था एंड वीइंग को शू यांग की आंखों में आज गिल्ट नज़र आ रहा था। बट अब बहुत देर हो चुकी थी। वांग जी वीइंग को देख रहा था एंड लायन सिजन उसके पास आते हैं और बोलते, वांग जी वीइंग को देखता है और बोलते, गगर मैं जानता हूँ वीइंग अब मुझसे प्यार करता है
मुझे उसे लेके कोई डर नहीं है, और अगर अगर आज वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से वापस भी जाएगा तो भी मुझे गिल्ट नहीं होगा। एंड वांग जी की आंखें भी टेढ़ी हो जाती हैं। वी यिंग पीछे पलट कर देखता है वांग जी को, एंड वांग जी वी यिंग को देख रहा था। वी यिंग अपनी आइज बंद करता है, एंड इसके बाद वो शू यांग के हाथों को दूर करता है और बोलता है, शू यांग, मैं ग्लैड हूँ कि तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, बट शायद तुमने अपनी इस गलती को रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लगा दिया, और अब मेरे पास तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ मैं, मेरे पास तुम्हें इतना ही करने के लिए हक है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, बट मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया, हर वो एक चीज़ मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की हमारी इस शादी को बचाने की, बट तुमने कभी भी एक बार भी हमारी शादी को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया। तो इसीलिए आई एम सॉरी शुया, बट अब मुझे मेरी लाइफ में मेरा ट्रू लव मुझे मिल चुका है, एंड वो वांग जी है। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ, और इसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। तुम्हारे साथ मैंने एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते को बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी, बट तुमने तुमने हर एक मेरी कोशिश नाकाम कर दी शुयांग, और अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी ही किसी और का हो चुका हूँ, और मैं उससे मार्क भी हूँ। वी यिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता इतनी कम टाइम में मुझे प्यार कैसे हो गया उस इंसान से, बट न कि उसने मेरी जान बचाई है, बल्कि उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, जिसके अंदर मैं उसी के साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज़ शोयांग, समझने की कोशिश करो और मुझे भूल जाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जैसे मुझे अपना ट्रू लव मिल गया, वैसे ही तुम मुझे भूल जाओगे और किसी और को तुम अपनी लाइफ में ज़रूर जगह दोगे। ये बोलकर वी यिंग बस वहाँ से जाने लगता है, और शोयांग बोलता है, वी यिंग बोलता है, शोयांग बहुत देर हो चुकी है, एंड अब प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, मुझे मेरे हस्बैंड एंड मेरी फैमिली के साथ खुश रहने दो। ये बोलकर वी यिंग एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, एंड वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी आई लव यू। ये बोलकर वी यिंग वांग जी को किस करता है, एंड सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं एंड फ्लावर्स को पका देते हैं। एंड वी यिंग वांग जी को किस कर रहा था, शुयांग उन दोनों को देख रहा था एक दूसरे को किस करते हुए है, और उसके दिल में दर्द हो रहा था। शुयांग वहाँ से चला जाता है एक टूटी हुई स्माइल लेकर, क्योंकि सब बर्बाद हो चुका था। अब वी यिंग उससे कोसों दूर जा चुका था, इतना दूर कि अगर वो चाहे भी तो भी लौट के नहीं आ सकता। वांग जी और वी यिंग एक दूसरे से दूर होते हैं। वांग जी बोलता है, वी यिंग थैंक यू। वी यिंग बोलता नहीं, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी लाइफ बचाने के लिए और मेरी लाइफ को बनाने के लिए भी। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद पूरी फैमिली बस वहाँ पर डिनर करती हैं। डिनर वगैरह हो जाने के बाद सभी लोग डांसिंग करते हैं, फुल पार्टी को एंजॉय करते हैं, एंड सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। जैंग चैंग आता है और बोलता है, वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ फाइनली। वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, एंड वो दोनों वीजिंग को हक करते हैं। इसके बाद वीजिंग अपने ब्रदर एंड शीजी को देखता है, वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी मैं तुमसे एक चीज़ मांग सकता हूँ। वांग जी बोलता है, बिल्कुल वीजिंग, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। वीजिंग बोलता है, क्या शीजे और मेरा भाई मेरे साथ रह सकते हैं ना? ये सब सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है, वीजिंग ये तुम क्या बात कर रहे हो? आज से मेरा घर भी तुम्हारा घर है, तुम्हारे भाई बहन मेरे भी। वीजिंग देखता है और बोलता थैंक यू। यानली बोलती बट वीजिंग बोलता नहीं शीजे, बहुत हो गया, हम लोग बहुत दूर रह लिए, हम एक दूसरे के लिए ही थे, हम तीनों, बट अब हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी शीजे, मैं बहुत खुश हूँ। यानली कुछ नहीं बोलती एंड वो खुश थी। इसके बाद वीजिंग एंड फिर वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं अपने हनीमून के लिए। या हनीमून के लिए वांग जी और वीजिंग दोनों फ्लाइट में थे, एंड वांग जी ने वीजिंग को गले लगाया हुआ था। वांग जी बोलता, वीजिंग मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी वीजिंग को लेकर अमेरिका आता है, एंड वहाँ से वो सीधा अपने स्वीट चैम्बर में जाते हैं। उनके लिए एक बहुत ही स्वीट बाहर की टाइप में बुक किया गया था। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है और फिर वीजिंग को कैरी करता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग आई लव यू, इन्हीं बोलकर वांग जी वीजिंग को रूम में लेकर आता है एंड उससे किस करने लगता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस करते हैं, एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के सारे क्लोथ को निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के क्लोज आता है एंड उसके साथ इंटीमेट होता है, एंड वीजिंग वांग जी दोनों अपनी वेडिंग नाइट को बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसे ही करके वो पूरा 15 दिन अपने यहीं पर बिताते हैं, और वीइंग बहुत हैप्पी था। आज वीइंग और वांग जी वापस से चाइना लौट आते हैं, एंड हम दूसरी ओर शुयांग को भी देखते हैं। शुयांग पूरी तरह से नशे में डूब चुका था और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जा रही थी, एंड
अब वो बस वीयिंग को याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अब सब चीज़ों में बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं ना कि वक्त रहते अगर हम किसी की कदर नहीं करते हैं और उसे ऐसे ही जाने देते हैं कि ये तो लौट कर हमारे पास ही आएगा, बट कभी कभी वो इंसान इतना दूर चला जाता है उसकी कदर न करने पर कि वो वापस लौट कर कभी नहीं आता। एंड सेम शुयंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शुयंग के पास जब वीइंग था तो उसकी कदर नहीं थी, एंड जब अब वो नहीं है तो उससे वो बेइंतहा प्यार करने लगा है। शुयंग बस ऐसे ही रहता है, वीइंग को याद करते हुए और पछताता हुआ रहता है अपनी गलतियों पर। वांगजी और वीइंग आज अपने घर वापस लौटते हैं लैंड मैंशन 15 दिनों के बाद। सभी लोग वीइंग को वेलकम करते हैं एंड ढेर सारी बातें करते हैं। एंड ऐसे ही करके आज का पूरा दिन बीत जाता है। वांगजी फिर वीइंग को लेके अपने रूम में आता है। एंड जैसे ही वीइंग रूम में आता है, वीइंग को अजीब सा फील होता है एंड वीइंग को वॉमिटिंग होने लगती है। वीइंग तुरंत ही भागकर वॉशरूम में जाता है एंड वांगजी आता है, वी वी क्या हुआ? वीइंग बोलता पता नहीं। एंड वांगजी वीइंग को उसकी बैग से सहलाता है। 15 मिनट के बाद जाकर वीइंग की वॉमिटिंग रुकती है। वीइंग पानी पीता है और बोलता है मुझे अजीब सा फील हो रहा है। वीइंग पता है कि क्या? वांगजी तुरंत ही वीइंग को चेक करता है एंड ऑब्वियसली हमारा वांगजी डॉक्टर है। एंड वांगजी सरप्राइज होकर वीइंग को देखता है। वीइंग बोलता है कि क्या हुआ? वांगजी बोलता है वीइंग तुम प्रेग्नेंट हो। वांगजी देखता है वीइंग को। वीइंग बोलता है कि क्या? वांगजी बोलता है हाँ बिल्कुल वीइंग, तुम प्रेग्नेंट हो। 1 मिनट। वांगजी तुरंत ही जाता है एंड वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आता है। इसके बाद वो वीइंग को देता और बोलता वीइंग टेस्ट करो तुम। वीइंग बोलता बट वांगजी बोलता वीइंग करो। वीइंग बोलता हाँ हाँ। वांगजी देखता है और बोलता तो तुम बाहर जाओ। वांगजी बोलता हाँ। वांगजी बाहर जाता है एंड वीइंग बाहर आता है उस टेस्ट किट को लेकर। 15 मिनट के बाद वांगजी बोलते कि क्या हुआ? वीइंग दिखाता है एंड देखते ही वांगजी वीइंग को गले लगाता है और बोलता थैंक यू सो मच वीइंग। ओह माय गॉड, मैं फादर बनने वाला हूँ और वो भी इतना जल्दी। ओह माय गॉड। वांगजी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक साथ उसे इतनी सारी खुशियाँ मिल गई हैं। हाँ सच में वांग तो फूले नहीं समा रहा था। वांगजी वीइंग को लेकर गोल गोल घूमने लगता है। वीइंग बोलता क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता सॉरी एंड वांगजी फिर वीइंग को नीचे उतार देता है एंड वो बोलता है तुम ठीक हो ना? वीइंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वांगजी फिर वीइंग को बोलता वीइंग तुम यहीं रुको, मैं फैमिली को बता के आता हूँ। वीइंग बोलता नहीं, हम आज ही कैसे बताएं? मतलब देखिए ना, मेरा मतलब है आज ही हनीमून से वापस आए और मैं प्रेग्नेंट हो गया, क्या सोचेंगे? वांगजी बोलता है वीइंग कोई कुछ नहीं सोचेगा, बकवास करना बंद करो। वीइंग मुंह बनाता है एंड वांगजी बोलता रुको। वांगजी बोलता वीइंग वांगजी को रोक लेता है। वांगजी बोलता क्या हुआ? वीइंग बोलता मुझे अजीब लग रहा है। वांगजी बोलता वीइंग चिंता मत करो, सब ठीक होगा ओके। और वैसे भी अगर मैं ना बताऊंगा तो भी मेरी फैमिली को पता चले जाएगा, तुम जानते हो ना। वीइंग मुंह बनाता है एंड वीइंग बोलता ठीक है। वांगजी बोलता तुम साथ चलोगे? वीइंग बोलता हम इवनिंग को बता देंगे, ठीक है, खाना खाते टाइम। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता ये भी ठीक है। इसके बाद फिर जो वीजिंग था वो बोलता है मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। वांगजी बोलता है ओ 1 मिनट रुको। फिर इसके बाद वांगजी जो है ना वो वीजिंग को लेकर धीरे धीरे करके बेड के पास आता है। वीजिंग लेट जाता है एंड वांगजी भी उसके पास पीसफुली लेट जाता है। और फिर वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड तभी वीजिंग की नज़रें जाती है दीवारों पर। वीजिंग दीवारों को देखते ही शॉक एंड वो वांगजी को देखता है और बोलता है ये सब क्या है? वांगजी वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? वीजिंग बोलते क्या मतलब है? मेरी फ़ोटोज़ एंड ये तो कॉलेज टाइम की फ़ोटोज़ हैं। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल वीजिंग, क्योंकि मैं तुम्हें तभी से जानता हूँ, शायद तुम मुझे भूल गए हो बट मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद थे। शायद तुम्हें याद नहीं है वीइंग, जब तुम कॉलेज ग्रेजुएट होके निकले थे तब मैं तुमसे सीनियर मतलब एक पहली क्लास में था। तुम ग्रेजुएट हो गए थे और मैं बस तुम्हें देखता रह गया था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे बहुत पसंद आए थे वीइंग, बट कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें ये बताने की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं छुप छुप के बस तुम्हारी फ़ोटोज़ लिया करता था और बस तुम्हें फॉलो किया करता था। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढा और मैंने तुम्हें ढूंढा तो मुझे पता चला कि तुम अपनी फैमिली के साथ नॉर्मली रह रहे हो, आगे स्टडी करना चाहते हो और जॉब करना चाहते हो। एंड उसके बाद शायद मैं तुम्हें
फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ से आगे की स्टडी करने के लिए भेज दिया। और जब मैं वापस आया तो मैंने तुम्हें ढूंढा और मुझे तुम्हारे बारे में जब पता चला तो मैं शॉक हो गया बिल्कुल। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। बट जब मैं एक दिन अपने हॉस्पिटल में नॉर्मल चेकअप के लिए गया था तब मुझे तुम्हारी बहन दिखी और मैं उन्हें जानता था क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पता करवाया था। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं तो मैं उनके पास गया और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा है। और ये सुनते ही मैं डर गया था बीजिंग। मैंने बात की जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि इस इंसान का बचना मुश्किल है। बट जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया क्योंकि मैं बहुत फेमस डॉक्टर था वहाँ पे इसीलिए। एंड मैंने तुम्हें बचाया। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता आया हूँ बीजिंग। एंड मैंने चाहा था कि तुम मेरे हो जाओ बट मुझे नहीं पता था कि सच में तुम मेरे हो जाओगे। बीजिंग वांगजी को देखता और बोलता सच में। वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल। शायद तुम्हें याद नहीं है बीजिंग बट वो वाली फ़ोटो देखो। बीजिंग देखता है एंड सच में उस फोटो के अंदर बीजिंग एंड वांगजी दोनों ही थे। बट उस टाइम पर बीजिंग बहुत ज़्यादा यंग था एंड वांगजी भी। बीजिंग बोलता सच में वो तुम हो?" वांगजी बोलता हाँ मैंने कहा था ना तुम मुझे याद ही नहीं हो, मतलब मैं तुम्हें याद नहीं हूँ बट तुम मुझे अच्छे से याद हो। एंड अब तुम मेरी हो। देखो पूरे रूम में। एंड वीजिंग देखता है वीजिंग की कितनी सारी फोटोज थी। वीजिंग बोलता ओह माय गॉड सच में। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग आई लव यू। एंड वांग जी वीजिंग के चिक्स पे किस करता है। इसके बाद वांग जी बोलता है अब ज़िंदगी भर है हमारे पास कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करेंगे बट तुम अभी आराम करो ठीक है एंड मेरी बेबी को भी। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की टबी पर किस करता है एंड वीजिंग शाय फील करता है बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीजिंग आइज़ बंद करता है एंड फिर ओपन करता है और रूम में सारी फ़ोटोज़ को देखता है और बोलता है काश ये इंसान मुझे बहुत पहले मिल गया होता। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इसीलिए वीजिंग खुश था कि कैसे भी हो बट उसे उसका प्यार तो मिल गया ना। और यही सुनने के बाद वो बहुत हैप्पी था। वीजिंग फिर आइज़ बंद करता है और सो जाता है। वांग जी नीचे आता है अपनी फैमिली के साथ बहुत बातें करता है और उनके साथ टाइम को स्पेंड करता है। इन द इवनिंग खाना वगैरह सब रेडी हो जाता है एंड वांग जी रूम में था एंड वो बात लेके बाहर आया था। वांग जी रेडी हो रहा था तभी वीजिंग स्लोली स्लोली करके अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वो देखता है तो वांग जी तैयार हो रहा था एंड वीजिंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है। वांग जी फिर वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग तुम उठ गए। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है चलो फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाने चलते हैं ओके। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग उठता है एंड वो जाता है बाथरूम में बात वगैरह लेके बाहर आता है एंड वांग जी फिर वीजिंग बहुत ही टेक केयर करता है। इसके बाद वीजिंग बाहर जाता है पूरी फैमिली के पास एंड फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं एंड एक एक करके जैसे ही वो खाना खाने लगते हैं वीजिंग खाने को देखता है एंड जैसे वीजिंग खाने को देखता है वो मुंह बनाने लगता है अजीब अजीब से। ये देख कर यानली बोलती है अश्विन क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। वीजिंग बोलता है शीजी मुझे ना ये खाने का टेस्ट बहुत अजीब लग रहा है। ये सुनने के बाद जो यानली थी वो बोलती व्हाट वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम, देखो ये तुम्हारा स्पेशल है देखो इसे। वीजिंग देखते हुए बोलता नहीं मुझे मन नहीं कर रहा शीजी। यानली शॉक थी। पहली बार बीइंग अपने फेवरेट फूड को बोल रहा था कि उसे पसंद नहीं आ रहा और ये कैसे हो रहा है ये तो वो भी नहीं जानती थी। तभी वांग जी देखता है और बोलता है एक्चुअली बीइंग तभी देखता है वहाँ पर खट्टा एक सूप रखा हुआ था यानी कि जो मैंगो से बनाया गया था खट्टा खट्टा सा। ये देखकर बीजिंग बोलता मुझे ये पीना है। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलते कि ओके ठीक है बेटा एंड वो बीजिंग को देती हैं और बीजिंग बोलता वाह ये कितना टेस्टी है खट्टा खट्टा। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है एंड वांग जी समझ गया था इसके मूड स्विंग्स है। वांग जी पूरी फैमिली को देखता है और बोलता है मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आई मीन मैं और वीजिंग आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। ये सुनने के बाद सभी देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ क्या गुड न्यूज़ है। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड वीजिंग अपना फेस नीचे कर लेता है, मतलब उसे बहुत ही शाय फील हो रहा था। अब वांग जी बताने वाला है। वांग जी बोलता है एक्चुअली वो क्या है कि वीजिंग प्रेग्नेंट है और मैं और वीजिंग फादर बनने वाले हैं। और ये सुनते ही पूरी फैमिली शॉकिंग आइज से देखती है वांग जी और वीजिंग को एंड जो लान करन थे वो तो खुश हो जाते और वो तो सच में ओह माय गॉड मैं ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ ओह माय गॉड। सारे के सारे खुश हो जाते हैं एंड वीजिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सभी खुश थे।
थोड़ी देर के बाद सभी बैठ जाते हैं। मैडम लैन बोलती है कि बच्चा तुम्हें जो खाना वो मुझे बताओ, ठीक है, मैं तो मेरे लिए सब कुछ बनाऊंगी। ओह माय गॉड, मेरी वांगची का बेबी आ रहा है, हम लोग कितने एक्साइटेड हैं। एंड ऐसे ही बातें करते हुए ढेर सारी वो लोग खाना खाते हैं, उनका खाना कंप्लीट होता है। फिर सभी हॉल में बैठते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। एंड फिर वांग जी वीजिंग को लेके रूम में आता है। वांग जी वीजिंग को लेके बेड पर बैठ जाता है। एंड फिर वांग जी अपने और वीजिंग के ऊपर ब्लैंकेट लेता है। वांग जी वीजिंग को अपनी बाहों में लेता है और उसे देखते हुए बोलता है, वीजिंग क्या तुम खुश हो? वीजिंग बोलता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली देने के लिए। वांग जी बोलता है, वीजिंग इट्स ओके, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि मेरी लाइफ में आने के लिए और अपने आप को बचाए रखने के लिए मेरे लिए। थैंक यू वीजिंग। वीजिंग स्माइल कर जाता है और वो ब्लश भी करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, चलो सो जाओ। वीजिंग आइज़ बंद करता है, वांग जी की बाहों में उसे सुकून मिलता है और वो सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है एंड देखता है वांग जी को, तो वांग जी पीसफुली वीजिंग को हग करके सो रहा था और वीजिंग ये देखते ही स्माइल करता है क्योंकि वांग जी सोते टाइम बहुत क्यूट लग रहा था। वीजिंग फिर वांग जी के चिक्स पे किस करता है और बोलता है, आई लव यू माई हस्बैंड। एंड ये बोलकर वो उठने लगता है, तभी वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, वीजिंग बोलता है, वो मुझे बात लेना है। वांग जी बोलता है, बात लेना है, ओके चलो साथ में लेते हैं। वीजिंग बोलता है, नहीं। वांग जी बोलता है, चुप करो। एंड वांग जी वीजिंग को कैरी करके लेके आता है वॉशरूम में। एंड देन इसके बाद वो दोनों एक साथ बात लेते हैं। बात कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी वीजिंग को रेडी करता है और फिर नीचे आते हैं। पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम मेरे साथ चलो, ठीक है, मुझे तुम्हें चेकअप करवाना है, ओके, अच्छे से पूरी बॉडी। वीजिंग बोलता है, बट। वांग जी बोलता है, बट कुछ नहीं, चलो ठीक है। एंड वीजिंग वांग जी के आगे फिर कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद वांग जी अपने हॉस्पिटल जाता है एंड साथ में वीजिंग को भी लेके जाता है। वांग जी वीजिंग को फिर पूरी बॉडी चेकअप करवाता है। एंड वीजिंग का बॉडी चेकअप हो जाने के बाद पता चलता है कि वीजिंग की प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी ओनली 20 दिन ही, यानी कि 20 दिन ही हुई है। इसके बाद तो वो खुश हो जाता है। वांग जी पूरी वीजिंग की बॉडी चेकअप करवाता है, पता चलता है कि वीजिंग फिट एंड फाइन है, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी हैप्पी हो जाता है एंड फिर वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम घर चले जाओ, ठीक है, एंड मैं इवनिंग को वापस आऊँगा। वीजिंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को घर भेज देता है। वीजिंग घर आ जाता है। घर आने के बाद मैडम लैन एंड जो अदर मेंबर्स थे वो वीजिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं, वीजिंग की टेक केयर करने लगते हैं। इन द इवनिंग वांग जी भी आ जाता है एंड वो भी वीजिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आता है जो कि प्रेगनेंसी में खाने का मन करता है। वांग जी डॉक्टर था तो वो सब चीज़ें अच्छे से जानता था। वांग जी वीजिंग की बहुत ही अच्छे से टेक केयर करता है और धीरे धीरे करके वीजिंग के मूड स्विंग्स भी चेंज होने लगते हैं। एंड ऐसे ही टाइम बीत जाता है और वीजिंग आज बेबी बॉय को बर्थ देता है एंड वांग जी बहुत खुश था। टाइम बीतने के साथ साथ वीजिंग हेल्दी भी बिल्कुल था एंड उसका बेबी भी बिल्कुल हेल्दी था। एंड वो लोग वीजिंग की डिलीवरी का डिस्चार्ज वगैरह करा के एक दिन के बाद घर ले आते हैं। घर पर बेबी का वीजिंग का बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेलकम होता है। एंड फिर सभी लोग वीजिंग को उसके रूम में छोड़ के जाते हैं। वांग जी अपने बेबी को देखता है और अपने क्यूट सी वाइफ वीजिंग को देखता है। वांग जी बहुत ही खुश था कि आज उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। मीटिंग की प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो गया था एंड आज लैंड मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी जिसके अंदर हर एक इंसान को इनवाइट किया गया था। पूरा बोल सकते हैं कि लैंड मेंशन पूरी तरह से चहक रहा था क्योंकि आज हमारे वांग जी और वीजिंग की बेबी को पूरा 1 मंथ हो चुका था। पूरा मेंशन डेकोरेशन में झूम उठा था, हर एक लोग आया हुआ था, सभी लोग आए हुए थे, मतलब आईयुआन के साथ में। हाँ, उसका सरनेम की जो होती है ना नेम सेरेमनी वो की जा रही थी एंड बेबी होने की खुशी में पार्टी रखी गई थी। पार्टी में सभी लोग आए हुए थे और एक एक करके सभी लोग जो है ना वो आईयुआन को गिफ्ट दे रहे थे एंड सभी लोग बहुत ही खुश थे। तभी हम देखते हैं शोयांग अपने हाथ में गिफ्ट लेकर वीजिंग और वांग जी के पास आता है। जैसे ही वीजिंग शोयांग को देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है। शोयांग अपने फेस पर एक टूटी सी स्माइल के साथ बोलता है, वीजिंग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई एम सॉरी। ये बोलकर वो गिफ्ट देता है। वीजिंग उस गिफ्ट को लेकर साइड में रख देता है एंड वो देखता है शोयांग को। शोयांग बोलता है, आई एम सॉरी वीजिंग, जितनी गलतियाँ मैंने की उन सब के लिए मैं जानता हूँ तुम माफ़ तो नहीं कर सकते हो बट मैं माफ़ी तो मांग सकता हूँ। थैंक यू वीजिंग मुझे समझाने के लिए। और मैं जानता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा देर हो गई बट फिर भी वीजिंग आई एम सॉरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बोल कर वो गिफ्ट देके वहाँ से चला जाता है। वीजिंग एंड वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को गले लगाता है, बोलता है, वीजिंग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। वीजिंग बोलता है, आपको भी एंड आई लव यू।
वांग जी बोलता है आई लव इट टू वीइंग। एंड इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड सभी लोग जो है ना वो वहाँ पर क्लैपिंग करने लगते हैं। इसके बाद केक कटिंग होती है एंड वहाँ पर फिर आई वन की नेम सेरेमनी होती है जहाँ पर हमारा क्यूट लिटिल वांग जी और वीइंग के बेबी का नाम आई वन रखा जाता है। और इसके बाद वो सभी लोग पार्टी को खूब इंजॉय करते हैं। इन द इवनिंग हमें बोल सकते हैं रात के 10 बजे पार्टी पूरी तरह से ओवर होती है। वांग जी और वीजिंग अपने रूम में आते हैं। वांग जी देखता है वीजिंग को एंड वो गिफ्ट देखता है। वीजिंग फिर उसे ओपन करता है जो कि शो यांग ने दिया था। तो उसमें आई वन एंड वीजिंग एंड वांग जी की पिक थी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, उसे ही फ्रेम में करवा के दिया था। वीजिंग देखता है, स्माइल करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग शायद उसे सच में रियलाइज़ हो गया कि उसने क्या खोया है और मैंने क्या पाया है। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल सही कहा बट इट्स ओके। एंड देन मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी बोलता है मैं भी। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को किस करते हैं। देन वांग जी वीजिंग को कैरी करके लेके जाता है। वीजिंग बोलता है ये क्या है। वांग जी बोलता है सेकंड बेबी। वीजिंग बोलता है चुप करो तुम शेमलेस कहीं के। वांग जी स्माइल करता है एंड देन उनका हॉट सा रोमांटिक पार्ट शुरू हो जाता है यहाँ से। एंड ये फैन फिक्शन इसी के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच मेरी ये स्टोरी सुनने के लिए एंड बाय बाय। हम फिर मिलेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ।